हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस नए महामैराथन वीडियो में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के पूरे सब्जेक्ट का महामैराथन वीडियो लेकर आ चुके हैं। यानी कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप 2025 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हो तो आपका 95% लाना तय है। जो स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देख लेगा वो बोर्ड एग्जाम का टॉपर जरूर बन जाएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए सभी विषयों की तैयारी कराने वाले हैं। और आज की इस वीडियो से आपका 600 में से 600 नंबर पक्का हो जाएगा। गारंटी देकर बोल रहा हूं कि 600 में से 600 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि आज तक ऐसी वीडियो आपको पूरे YouTube पर किसी ने नहीं दिया होगा कि 1 घंटे में आपका पूरा का पूरा किताब 6 विषय का किताब खत्म हो जाएगा। और पूरे साल की तैयारी मात्र एक वीडियो में कराएंगे। पूरे साल की तैयारी, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे विज्ञान हो, गणित हो, सामाजिक विज्ञान हो या फिर कला हो। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अपने आधा पढ़ लिया है तो भी देखना, क्योंकि आज की वीडियो में जितनी बेहतरीन तैयारी कराने वाला हूं शायद ऐसी वीडियो आपको पूरे YouTube पर दावे के साथ बोल सकता हूं कि नहीं मिलेगा। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद हर एक स्टूडेंट 95% पार ले आने वाला है, क्योंकि ऐसी तैयारी हम कराते हैं। हम ऐसी तैयारी कराते हैं कि हमारा खुद का टारगेट होता है 95% प्लस का। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में भी शेयर कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो से काफी ज्यादा शानदार तैयारी होने वाली है। देख लीजिए, काफी बेहतरीन तैयारी होने वाली है। ये आपका हिंदी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। जितने भी टॉपिक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में क्लियर करेंगे। अगर आपको सच में टॉपर बनना है तो भाई इस वीडियो को देख लेना। ये देखिए, इंग्लिश के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साफ साफ देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सारे देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर भी, मतलब कि इतनी तैयारी लेकर आ चुके हैं, शायद से कोई ऐसा नहीं तैयारी कराएगा। उसके बाद यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के देख लीजिए, आपके सामने पूरा का पूरा यहाँ पर बहुविकल्पी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, यहाँ पर जो मानचित्र पूछा जाता है सब चीज लाया हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो विज्ञान से भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर बहुविकल्पी, उसके बाद लघुत्तरी, उसके बाद दीर्घोत्तरी, उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर डायग्राम भी है, उसके बाद न्यूमेरिकल, देन उसके बाद यहाँ पर देख लेंगे तो यहाँ पर संस्कृत का भी, फिर मैथ का भी है। सब चीज आज की इस वीडियो में क्लियर करेंगे, एक अभी सब्जेक्ट आपका नहीं छूटेगा। आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हाँ, अगर आपको टॉपर बनना है, टॉपर बनने का सपना देखते हो, ये मत जानिएगा कि हम नहीं टॉपर बन सकते, हम क्या टॉपर बनेंगे। गारंटेड बोल रहा हूं कि तुम अपने गांव में टॉपर बनोगे। अगर पढ़ने में थोड़ा सा ठीक हो तो अपने जिले में बन जाओगे, और बेहतर हो तो अपने पूरे का पूरे स्टेट में बन जाओगे आज की इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। और हाँ, अगर आपको इन ऑल सब्जेक्ट का हैंड रिटेन PDF चाहिए, जितना भी ये दूंगा, जितना भी बताऊंगा, इसका अगर आपको PDF चाहिए, PDF, तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या मिलेगा, महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, टॉपर की कॉपी, महामैराथन क्लास। तो PDF चाहिए तो मात्र 19 रुपए स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पर 19 रुपए का पेमेंट कर देना। मैं आपको इस पूरे सब्जेक्ट का PDF सेंड कर दूंगा। 19 रुपए पेमेंट करके उसी नंबर पर उसका स्क्रीनशॉट भेज देना, इस पूरे का PDF आपके यहाँ चल जाएगा और काफी बेहतरीन तरीके से आप तैयारी करोगे। मात्र 19 रुपए में दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग 199 का बेच रहे हैं, लेकिन नहीं, 19 रुपए में दे रहा हूँ। और इसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। एग्जाम टाइम पर महामैराथन वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा केवल और केवल 19 रुपए में, जाकर खरीद सकते हो। और हाँ, एक और बेहतरीन जानकारी आपको देनी थी कि मेरा एक इंस्टाग्राम ID है KrishnaYDV077, इसको जाकर फॉलो कर लेना। 100% बोला हूँ, जाकर फॉलो कर लेना। इससे आपको जो भी आपके डाउट होंगे, जो भी आपके परेशानी होगी, आप डायरेक्ट मुझे DM कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई दूंगा, क्योंकि YouTube पर सबको रिप्लाई देना असंभव होता है। इसको जाकर फॉलो कर लेना। चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको कॉपी भी दिखाएंगे, कॉपी आपको कैसे लिखना है, देख लीजिए, कॉपी भी दिखाएंगे, कॉपी कैसे लिखना है। रण का आगाज हो चुका है, बिगुल बज चुका है, सभी लोग हथियार ले लीजिए, क्योंकि हाँ भाई, हथियार आपका कलम कॉपी है। एकदम बैठ कर देखिए इस वीडियो को। सबसे पहले देखिए यहाँ पर, सबसे पहले मैं आपको टॉपिक समझा देता हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे पहले टॉपिक समझना जरूरी होता है कि भाई किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन सा टॉपिक हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप टॉपिक समझ लीजिए। देखिए, टॉपिक में आपके हिंदी से क्या क्या कितने नंबर का पूछा जाता है ये समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए, हिंदी से गद्यांश आपका 6 नंबर का पूछा जाता है, और गद्यांश के लिए केवल 3 चैप्टर आपको तैयार करना है। जो बता रहा हूं केवल उनको तैयार करना है। अभी बताऊंगा कौन कौन से गद्यांश इंपॉर्टेंट है, केवल अभी आप जान लीजिए कि हमारा कौन सा जो पेपर होता है किस लेवल का पूछा आता है, ये जानना जरूरी है। तो ये 3 चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो ये आपका हिंदी से सबसे पहला 6 नंबर हो गया। उसके बाद हिंदी से आपका पद्यांश पूछा जाता है 6 नंबर का। तो इसमें देखिए ये 4 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी बताऊंगा इसके कौन कौन से पद्यांश हैं। उसके बाद यहाँ पर हिंदी
के जो संस्कृत गद्यांश आते हैं 5 नंबर के, इसमें ये 3 चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर का ये संस्कृत गद्यांश हिंदी से पूछा जाता है। अभी जस्ट रुके रहना, केवल आप जान लो कि कौन से मतलब प्रश्न कितने नंबर में पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ये केवल जान लो। यहाँ पर संस्कृत पद्यांश से आपके 5 नंबर के पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद संस्कृत प्रश्नोत्तर से 2 नंबर के पूछे जाते हैं। उसके बाद जो आपका जीवन परिचय होता है वो 10 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद खंड का भी आपका 2-3 नंबर का पूछा जाता है अपने एग्जाम में। उसके बाद देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण निबंध लेखन आपके 7 नंबर का पूछा जाता है, देख लीजिए ये महत्वपूर्ण निबंध है। उसके बाद पत्र लेखन 4 नंबर का पूछा जाता है। ये 2 पत्र लेखन अच्छे से तैयार करना, अभी लिखकर भी बताऊंगा कौन सा पत्र लेखन है, सब कुछ दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हिंदी के 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न मैं लाकर आ चुका हूँ और 20 नंबर आज के वीडियो से इस बहुविकल्पीय प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लोगे तो आपका फिक्स हो जाएगा। और हाँ, आपको भगना नहीं है। अगर आपको सच में भाई आपको पता है, आप सोच रहे हो कि मुझे टॉप करना है, मुझे अच्छे परसेंटेज लाना है, तो अच्छे परसेंटेज लाना है तो आपको भगना नहीं है। अगर आप इत्मीनान से बैठकर अच्छे से, केवल कितनी देर की वीडियो होगी भाई, 1 घंटा अधिक से अधिक लगेगा, लेकिन 1 घंटा में आपके पूरे के पूरे 1 साल की तैयारी अगर हो जाए तो भाई इससे आसान चीजें क्या ही हो सकती है। तो आपको 1 घंटे अच्छे से बैठकर देखना है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के पीछे मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया है। मतलब 2 से 3 महीने लगातार मेहनत किया हूँ, रात रात भर जगा हूँ, 6-6 घंटे मेहनत किया हूँ, 7-7 घंटे, तब जाकर इस वीडियो को रेडी कर रहा हूं। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हाँ, इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना ही होगा, क्योंकि भाई इतनी मेहनत से ये वीडियो बना रहे हैं और दावे के साथ बोल रहे हैं। तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वही हमारे लिए मोटिवेशन रहेगा। हाँ, चलिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, शुक्ल युग की कला अवधि कब से कब तक है। शुक्ल युग की कला अवधि समझ लीजिए कि आपके बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है और ये हर साल पूछा जाता है, किसी भी पेपर में देखोगे तो पूछा जाता है। तो शुक्ल युग की कला अवधि 1919 से 1938 तक है। उसके बाद देखिए उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है, तो वो भगवती चरण वर्मा जी हैं। ठीक, लहरों के राजहंस के लेखक हैं, कौन है भाई, तो मोहन राकेश हैं। उसके बाद देखिए पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं, तो कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी है। हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख लीजिएगा कहीं भी क्वेश्चन पेपर उठाकर। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, तो वो मुंशी प्रेमचंद जी है। भूषण किस युग के कवि हैं, तो भाई ये रीतिकाल के कवि हैं। किस काल के हैं, रीतिकाल के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हरिऔध जी है प्रिय प्रवास के रचनाकार। आंगन के पाद द्वार के रचनाकार कौन है, तो सच्चिदानंद वात्स्यानंद हीरानंद अगेय जी हैं, इनका शॉर्ट में नाम है अगेय। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दीप शिखा काव्य संग्रह किसकी रचना है, तो ये जो है आपकी महादेवी वर्मा जी की रचना है। किसकी है, महादेवी वर्मा की। उसके बाद देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के कवि हैं, तो भाई ये जो है आपका शुक्ल युग के कवि हैं। किस युग के, शुक्ल युग के कवि हैं। उसके बाद देखिए शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है, कब से कब तक शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है, तो देखिए ये जो है आपका 1936 से 1947 तक। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है, तो ये है आचार्य केशवदास। कृति कंकाल के लेखक हैं, कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको देख लेना है और नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया कि आप PDF को परचेज कर लेना, उसमें सारे एक ही में ये सबको भेज दूंगा, अच्छे से उससे आप रिवाइज कर सकते हो। तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ दे रहा हूँ और हो सकता है कि 19 से बाद में अधिक भी हो जाए प्राइस, तो आप जल्दी से खरीद सकते हो। देखिए यहाँ पर यामा के रचयिता के नाम क्या है, तो वो है महादेवी वर्मा। अर्धनारीश्वर कहानी के लेखक कौन है, तो विष्णु प्रभाकर हैं। आधुनिक काल की समय सीमा कब तक है, तो 1843 से वर्तमान तक है। भगवत चरण वर्मा द्वारा रचित निबंध कौन सा है, तो ये जो है ठूंठा आम है। उसके बाद साकेत महाकाव्य रचना किसने की थी, तो ये जो किए थे मैथिली शरणगुप्त किए थे। उसके बाद ललित ललाम के रचयिता कौन है, तो ये जो है मतीराम है। ठीक, चलिए यहाँ पर गबन किसकी रचना है, तो गबन जो है मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। नील का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो ये आत्मकथा विधा की रचना है। उसके बाद मधुशाला किसकी रचना है, तो ये हरिवंश राय बच्चन जी के है। उसके बाद देखिए गुनाहों के देवता के रचनाकार कौन है, तो ये जो है गुनाहों के देवता की रचना किस विधा की है, तो ये जो है उपन्यास विधा की है। ठीक, अब देखिए इसका बताना है आपको, रचनाकार कौन है कमेंट में जरूर बताना अगर पढ़े हो तो। यहाँ पर संस्कृति और सभ्यता के निबंधकार कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। उसके बाद देखिए दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951 में दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सबको रट जाना, सबको याद करके चले जाना, दावे के साथ बोलता हूँ, क्योंकि इस चैनल से पढ़ के हर
एक स्टूडेंट 95% लाएगा। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। गेहूं और गुलाब के रचनाकार कौन है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। शिक्षा और संस्कृति के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या भूलूं क्या याद करूं के रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है? तो हरिऔध जी है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कला और बूढ़ा चंद के रचनाकार कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी है। उसके बाद देखिए बाणा भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है? तो ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन। उसके बाद देखिए राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य है, तो ये जो है उत्तरायण है। अनादर शब्द में उपसर्ग है, अनुपसर्ग है। हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रायन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है उपमा अलंकार है। उसके बाद देखिए सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रकाश उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नाना वाहन नाना वेशा बिहसे शिव समाज निज देखा को मुखहीन विपुल मुख काहू बिन पद कर को बाहु बाहु में कौन सा रस है? देखिए इसमें कौन सा रस है? बहुत ज़्यादा आसान ये क्वेश्चन है। इसमें जो है आपका हास्य रस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बी हंसे आ रहा है। बी हंसे मतलब हंसना होता है, जहाँ पर हंसना या खुशी का अनुभव वहाँ पर हास्य रस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौराहा में कौन सा समास है? देख लीजिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चौराहा में कौन सा समास है? इसमें द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि द्विगु जो होता है संख्यावाची होता है और चौराहा में चार जो है संख्या है, तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। धनुष की परिवाची क्या है? धनुष का परिवाची कोदंड होता है। वेद पुराण शब्द में कौन सा समास है? तो वेद पुराण में द्वंद्व समास है, क्योंकि वेद और पुराण ऐसे लिखा जाता है, वेद पुराण, ठीक है ना। जिसके बीच में हाइफन होता है वो आपका द्वंद्व समास होता है। उसके बाद देखिए वाच्य प्रयोग के कितने प्रकार होते हैं? तो ये जो आपका 3 प्रकार होता है। कितना? 3 प्रकार का, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। उसके बाद देखिए यहाँ पर हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास होता है। देख लीजिए यहाँ पर डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुग्रह में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें अनुपसर्ग हो जाएगा। अनुपसर्ग 22 उपसर्ग होते हैं, तो इसमें अनुपसर्ग हो जाएगा। उसके बाद देखिए सूरज का तत्सम रूप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सूरज का तत्सम सूर्य होगा। उसके बाद जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सर्वनाम कहते हैं। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो 24 मात्राएं होती है। अब देखिए आओ अब चलते हैं, इसमें भाववाच्य में बनाना है, तो आओ अब चला जाए। वाच्य प्रयोग के कितने भेद होते हैं? तो इसके 3 भेद होते हैं। पीपर पात सरिस्मन डोला में कौन सा यहाँ पर अलंकार है आपको बताना है। तो पीपर पात सरिस्मन डोला में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। क्यों? क्योंकि पीपर का जो पत्ता है इसकी तुलना मन से की जा रही है, तो मन से की जा रही है तो जहाँ तुलना किया जाता है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए प्रत्येकम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रतिधन एकम होगा, बी वाला ऑप्शन। मत्य रूप है, मति शब्द का तो षष्ठी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। मधुनी शब्द में मधु शब्द का है चतुर्थ विभक्ति एक वचन। इसी प्रकार से ये 50 क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। दूसरे लड़कों को ये डाउट होता है, पूछते हैं कि भैया हम आपको कैसे, हमें PDF मिलेगा, कैसे पैसे भेजेंगे? तो देख लीजिए यहाँ पर ऐसे आपको ये नंबर दे रहा हूँ, जिस नंबर पर यहाँ पर देख लीजिए यही आपका नंबर है, स्क्रीन पर भी आपको शो हो रहा। इस नंबर पर मुझे 19 रुपये का फोन पे करके उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे इस बच्चे ने भेजा है और भेजकर आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दोगे उसी नंबर पे, तो आपको मैं इस प्रकार से PDF दे दूंगा। और हाँ, अगर आपका नंबर हमारे में रहेगा आपका नंबर, तो होगा क्या? देख लीजिए सभी बच्चों को मैं भेज दिया हूँ PDF, इतने सारे लड़कों को भेज दिया हूँ। अगर आपका नंबर रहेगा तो मान लीजिए एग्जाम टाइम में कोई भी चीज़ उड़ते उड़ते जानकारी आएगी तो सबसे पहले आपको दे दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन ही बताई जाती है, ये व्हाट्सएप पर ही बताया जाता है, तो समझ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। ये सारी चीज़ अभी नहीं बताऊँगा, क्योंकि हाँ व्हाट्सएप पर जुड़ेगा तो सब सूचना मिलती रहेगी, तो जल्दी से उसको खरीद लेना अगर मन हो तो। वैसे चलिए हम अगला अपना देखते हैं टॉपिक, क्लास 10th हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश अब देखेंगे। देख लीजिए 95% गारंटेड है, केवल इन गद्यांशों को तैयार कर लेना। 6 नंबर का आपका गद्यांश पूछा जाता है, 6 नंबर फिक्स हो जाएगा। सबसे पहले गद्यांश आपका है, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे हमें उत्तम संकल्पों से सुदृढ़ करेंगे, दोषों एवं त्रुटियों से बचाएंगे, हमें सत्य और पवित्रता और प्रेम मर्यादा को पृष्ठ करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वो हमें चेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तो हमें उत्साहित करेंगे। इस प्रकार से देख लीजिए हर साल यही पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो इनको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखिए इसका पूछा जाता है कि संदर्भ लिखिए
देन उसके बाद पूछा जाता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और उसके बाद पूछा जाता है कि लेखक ने अच्छे मित्र के क्या कर्तव्य बताए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका संदर्भ लिखेंगे। इसमें लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता पाठ से अवतरित है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। उसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। क्या करेंगे कि शुक्ल जी कहते हैं कि जिस प्रकार औषधि आपके शरीर को अनेक रोगों से बचाकर हमारे जीवन को स्वस्थ करने का काम करती है, ठीक उसी प्रकार जो है मित्र जो होता है, उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नत एवं सुंदर बनाता है। जब भी हम गलत रास्ते पर जाते हैं तो हमें समझाए, और जब भी हम निराश हो तो आशा का संचार कर उत्साहित करें। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया था कि लेखक ने अच्छे मित्र के क्या कर्तव्य बताए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लेखक ने अच्छे मित्र के यह कर्तव्य बताए हैं कि वे हमें उत्तम कार्यों की ओर प्रवृत्ति करें, मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेंगे, बुराइयों और गलतियों से हमें बचाएंगे। इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर दूसरा नंबर यहाँ पर टॉपिक देख लीजिए, कुसंग का ज्वर। इसी में कहा है, इसी चैप्टर का, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। उसके बाद किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी हो तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन प्रतिदिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी। देख लीजिए, हर साल पूछा जाता है। सबसे पहले इसका हम क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में क्या लिखेंगे देख लीजिए, 2 नंबर का आपका संदर्भ पूछा जाता है। संदर्भ में सेम वही चीजें आप लिख सकते हो क्योंकि सेम उसी चैप्टर से लिया गया है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या हम देख लेते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो जाता है तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, ठीक उसी प्रकार बुरी संगति हमारे नैतिकता, सदाचार तथा मन एवं बुद्धि को नष्ट कर देती है। कुसंगति किसी युवा पुरुष की सारी प्रगति रोक देती है। क्या कहती है, सारी प्रगति जो होती है रोक देती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पैरों में बंधा हुआ भारी पत्थर उसे व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता, ठीक उसी प्रकार बुरी संगति जो होती है प्रतिदिन व्यक्ति का पतन के मार्ग पर अग्रसित करती है, और संगति अगर अच्छी होती है तो प्रतिदिन उन्नत की ओर ले जाती है। क्योंकि देखिए भाई, ये सारी चीज़ आपको रटने वाली चीज़ें नहीं है कि ये सारी चीज़ आप रट कर चले जाओ, नहीं, इसमें अपने माइंड से बनाकर लिखा जाता है, अपने थॉट्स अच्छे से विचार करके लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी ही गई है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, तो आप जानते हो कि ज्वर मतलब होता है बुखार, तो कुसंग का जो होता है बुखार बहुत ज़्यादा घातक होता है, भयानक होता है, ऐसे बनाकर लिख सकते हो। यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि को भी क्षय करने लगता है। क्योंकि अगर किसी युवा पुरुष जो है अगर कहीं बाहर जाता है कमाने या फिर पढ़ने, तो उसकी संगति अगर बुरी हो जाती है तो उसके पैरों में बंधी की चक्की के समान होती है, और उसको दिन प्रतिदिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाती है, और वो दिन प्रतिदिन घटते जाता है। इस प्रकार से बनाकर आप लिखोगे, क्योंकि ये रटने वाली सारी चीज़ें नहीं होती है, और रट कर जाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। अच्छे से बनाकर लिखोगे तभी अच्छे नंबर मिलेंगे। अब तीसरा देख लीजिए, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध साहस। यहाँ पर पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी। यहाँ पर देख लीजिए 2015, 17, 19, 20, 22 हर साल पूछा जाता है इस चैप्टर से। तो इसको कैसे लिखेंगे देख लीजिए। सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। इसको लिखेंगे कैसे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया और इसके लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। उसके बाद व्याख्या लिखेंगे। लेखक जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि जब ममता ने सोने के आभूषण से भरा हुआ थाल देखा तो वह हतप्रत हो गई और उसने आश्चर्य प्रकट करते हुए अपने पिता से कहती है कि आप विपत्ति के लिए इतना धन संग्रह क्यों करें, किस विपत्ति के लिए इतना धन संग्रह करें, भगवान की इच्छा के विरुद्ध बहुत बड़ा दुस्साहस किया है आपने। तो इस प्रकार से बनाकर ही लिखा जाता है सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, तो ये आपको अंडरलाइन जो किया गया है होता है उसी को लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पर जब मैंने सुना कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका, मैं जीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। यहाँ पर भगवान ने मेरे सुन लिया, मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ, तुम इसका मकान बनवाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। हर साल देख लीजिए पूछा जाता है ये, तो इनको भी अच्छे से तैयार करना है। देखिए श्री जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता ने अश्वरोही को बुलाकर उससे कहा कि उस व्यक्ति ने मेरे घर को नव निर्माण कराने का आदेश अपने स्वाधीन को दे दिया था। मैं अब पूरी जिंदगी इस भय से भयभीत रही कि कहीं मैं इस मामूली से घर से बेघर न हो जाऊं, लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे बेघर होने से बचा लिया। आज मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूं, अर्थात मेरे जीवन का अंत समय निकट आ चुका है। अब तुम यहाँ पर मकान बना हुआ था महल, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि अब मैं उस घर में जा रही हूँ जहाँ मुझे अनंत काल तक विश्राम प्राप्त होगा। इस प्रकार से और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि आजीवन क्यों भयभीत रही, तो अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। इस प्रकार से
लिख दोगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबराकर यह कह उठे कि यह देश नहीं बल्कि अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं बल्कि अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ऊपर देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता उसे विभिन्नता ही देखने को आएगी। देख लीजिए हर साल पूछा आता है इस चैप्टर से। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे, तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति। कैसे पहचानोगे भाई, क्योंकि देखिए इसमें भारतीय संस्कृति का हमेशा जिक्र, भारत के बारे में जिक्र हो रहा है, तो भारतीय संस्कृति समझ लीजिएगा कि चैप्टर से लिया गया है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि भारतीय संस्कृति से लिया गया और इसके लेखक जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यह क्या लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि भारत भूमि को विभिन्नताओं को देखकर दूसरे देश के वासी घबरा जाते हैं और कह बैठते हैं कि भारत एक देश नहीं बल्कि अनेक देशों का समूह है, यहाँ के निवासी किसी भी एक जाति के नहीं है अपितु भिन्न भिन्न जाति के हैं। तो दूसरे देशवासियों को इस प्रकार की बात में आश्चर्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस देश के ऊपर ऊपर अर्थात सतही दृष्टि से देखते हैं तो उनको वही नजर आएगा। ठीक, जो गहराई में नहीं उतरते हैं उनको तो वही नजर आएगा। निश्चित ही ऐसे लोगों को विभिन्नता अर्थात अनेकता नजर आएगी ही आएगी। ठीक, इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता आ रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। इस प्रकार से देखिए प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ व्याख्या, उसके बाद ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये आप तो समझ ही गए होंगे कि इस चैप्टर से लिया गया है, क्योंकि देश आ रहा है, देश भारत देश, तो ये भारतीय संस्कृति से लिया गया है, तो लिख देना। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक यह बता रहे हैं कि हम बड़े ही भाग्यवान हैं कि इस प्रकार के एक स्थूल रूप में यानी कि महात्मा गांधी के रूप में हमने अपने बीच चलते फिरते और हंसते रोते देखा है। इसी मूर्त रूप में परंपरागत एवं परिणाम स्वरूप सूख चुकी जो हमारी हड्डियां है इसमें अमृत तत्व का स्मृति दिलाकर नई मज्जा प्रदान करती है। मज्जा मतलब खून होता है, प्रदान करती है। हमें औरतों का ज्ञान दिलाकर महात्मा गांधी ने हमारे मृत प्रिय शरीर में प्राण फूंक दिए। ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारी संस्कृति का मूल आधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है तो वहाँ यहाँ पर देखिए वहाँ को उस मुख्य स्थान का दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम त्याग है और हिंसा का दूसरा रूप स्वार्थ है। उसके बाद देखिए जो प्रायः भोग के रूप में, यहाँ पर देख लीजिए, भोग के रूप में हमारे सामने आता है। उसके बाद देखिए और हमारी सभ्यता के भोग त्याग को निकाला और भोग भी त्याग में ही पाया जाता है, हर साल पूछा जाता है। इसमें देखिए सबसे पहले गद्यांश, उसके बाद व्याख्या, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो यहाँ पर संदर्भ सबसे पहले लिख लीजिएगा, सेम वही रहेगा जो मैंने बताया। उसके बाद यहाँ पर देखिए व्याख्या में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक बता रहे हैं कि भारतीय संस्कृति में अहिंसा और अवधारणा का विशेष महत्व है। संस्कृति में नैतिक मान्यताओं का विशेष महत्व होता है। भारतीय संस्कृति में स्वीकृत अधिकांश नैतिक मान्यताएं भी अहिंसा के तत्व पर ही आधारित है। अहिंसा का दूसरा नाम त्याग है। इसी प्रकार हिंसा का दूसरा नाम स्वार्थ है। हिंसा का रूप पदार्थों के भोग के रूप में हमारे सामने आता है। मनुष्य स्वार्थ के कारण जब पदार्थों को अकेला ही भोग करता है तभी हिंसा का जन्म होता है, और जब हम किसी वस्तु का त्याग नहीं करेंगे तब तक दूसरा भोग नहीं कर सकते। बात सही है। इस प्रकार त्याग से ही भोग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से लिखोगे। उसके बाद हमारे नैतिक सिद्धांतों में हिंसा अहिंसा के प्रमुख स्थान दिया गया है। इसका दूसरा रूप त्याग होता है। इसमें पूछा गया था अहिंसा का दूसरा रूप क्या होता है, तो इसका दूसरा रूप त्याग होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपने सुना होगा गांधी जी अहिंसा के पुजारी था। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, मार काट ना करना, और हिंसा मतलब जो होता है मार काट वो करना, ठीक ना। तो अहिंसा मतलब कि एकदम शांत स्वभाव से रहना, हर किसी के साथ प्रेम भाव रखना, वही होता है। अब देखिए आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। इसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह को गिराने में होता है और होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना से जागृत होना होगा जिसे हम यहाँ पर देखिए, जिसे रखने के लिए कुछ ऐसी साधनों का भी हाथ में रखना होगा जो अहिंसात्मक त्याग भावना प्रोत्साहित करती है। ये भी पूछा जाता है, देख लीजिए अच्छे से। इस प्रकार से प्रस्तुत गद्य में लेखक यह कह रहे हैं कि वर्तमान युग में विज्ञान की उन्नति का युग है और विज्ञान की उन्नति से मनुष्य को असीमित शक्ति प्राप्त हो रही है। अब यहाँ पर किंतु विज्ञान से प्राप्त शक्ति सही उपयोग में नहीं हो रहा है। कुछ शक्ति, इस शक्ति का उपयोग एक व्यक्ति अथवा दूसरे व्यक्ति के उत्थान के लिए या फिर गिराने के लिए कर रहे हैं। हाँ भाई, बात तो सही है। जो भी मान लीजिए विज्ञान के द्वारा गहन वगैरह चीज बनाया गया है तो इससे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को गिराने, डराने, धमकाने के लिए लोग कर रहे हैं कि समाज या
राष्ट्र में ऐसी भावना उत्पन्न होनी चाहिए इससे विज्ञान की शक्ति का दुरुपयोग को रोकने के लिए हिंसात्मक त्याग की भावना को बढ़ाया जाए। इसको एक ऐसी भावना समाज में जागृत होनी चाहिए, बनानी चाहिए कि इसको रोका जा सके, ठीक है ना, अहिंसा को रोका जा सके, विज्ञान के दुरुपयोग को रोका जा सके, वही चीज़ लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से उसका ये क्वेश्चन दिया गया था, उसका आंसर है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए क्या करा है कि पहले पहाड़ को खोखला कर दिया, फिर उससे सुंदर भवन बना लिए जहाँ खंबे पर उभरी यहाँ पर मूर्तें बिहस उठी, भीतर की समुची दीवारें और छत रगड़ कर चिकनी कर ली गई और तब उनकी ज़मीन पर चित्र की एक दुनिया बसा दी गई। ये आपका किस चैप्टर से लिया गया कमेंट में बताइएगा। अजंता चैप्टर से लिया गया। जहाँ भी पहाड़, नदियाँ, झरने, ये सारी चीज़ों की बात है, समझिएगा कि ये कौन से चित्र वगैरह सब चीज़ की बात आएगी तो समझिएगा अजंता पाठ से लिया गया है। और इसके जो लेखक हैं भगवत चरण उपाध्याय हैं। भगवत चरण उपाध्याय इसका व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि गुफा के भीतरी दीवारों में छतों की विविध रगड़ रगड़ कर चिकनी बना लिया गया है। उसके बाद उस चिकनी पृष्ठभूमि पर चित्रकारों द्वारा अनेकानेक चित्र बना दिए गए जिनको देखकर ऐसा लगता है कि मानव चित्र में कई नई दुनिया निर्मित कर दी गई है, इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर देखिए पहाड़ों को काटकर यहाँ पर भवन का रूप दिया गया, दीवारों और छतों को खंभों के चिकना कर उन सजीव पर निर्मित किए गए चित्र में यहाँ पर रंग भरा गया, इस प्रकार पहाड़ों को जीवंत बना दिया गया, इस प्रकार से लिखोगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये आपका महत्वपूर्ण जो है गद्यांश खत्म हो गया। अब आइए देखते हैं गद्यांश के बाद आपका आता है पद्यांश, और पद्यांश में भी 6 नंबर के पूछे जाते हैं और पूरा का पूरा आपको पद्यांश तैयारी करवा दूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर सबसे पहला पद्यांश है कि उधो मोहि ब्रज विसरत नहीं, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाई, प्रातः समय मात जसमती और नंद देख सिख पावत। यहाँ पर देखिए माखन रोटी दही सजइयो अति हित साथ खावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूदास धन धन ब्रजवासी जिन्हों हित तात। यहाँ पर देख लीजिए हर साल पूछा जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ, उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या और श्री कृष्ण किसके ध्यान में खोकर रह गए हैं इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे संदर्भ। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से लिया गया। देखिए सूरदास द्वारा कैसे पता करेंगे, तो देखिए यहाँ पर सूरदास आ रहा है, तो इससे पता चल गया कि सूरदास द्वारा रचित और सूरसागर से लिया गया। उसके बाद लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इसमें लिखेंगे श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रजवासियों के दिन दशा सुनी और उन्हीं के ध्यान में खो गए। वे उद्धव से कहते हैं कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ, वृंदावन के वन उपवन मुझे आज भी याद आते हैं, वहाँ के घने कुंजों की छाया को मैं भूल नहीं पाता, बाबा नंद और जसोदा माता को देखकर मुझे जो सुख मिलता था वह मुझे रह रह कर स्मरण हो आता है, जो मुझे माखन रोटी और दही भली प्रकार जमाकर खिलाया करते थे। इस प्रकार से लिखेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन पूछाया गया कि श्री कृष्ण किसके ध्यान में खोकर रह गए थे, तो ये जो है ब्रजवासियों के ध्यान में खोकर रह गए थे, उस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा नंबर पद्यांश आपका आता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझिए कि कहता है कि उधो मन भयो न 10-20, एक हो तो सो गए श्याम संको राध्यो इस, इंद्र शिथिल भाई केशव बिनु जो देह बिनु शीस, आशा लगी रही तन श्वासा जे वही कोटि बरिस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जो के सुरमाय नंदन बिनु को नहीं जगदीश। हर साल पूछा जाता है। देख लीजिए संदर्भ में लिखेंगे वही वाला, सेम वही चीज़ संदर्भ लिखेंगे जो पहले मैंने दिखाया। ये देखिए सूरदास आ रहा है तो इसमें वही वाला हो जाएगा। यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर देना है। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या लिखेंगे कि गोपिया उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं हैं, सभी की तरह हमारे पास ही एक ही मन था जो श्री कृष्ण के साथ चला गया है, अतः हम मन के बिना तुम्हारे बिताए गए निर्गुण ब्रह्म की बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना कैसे करें, अर्थात बिना मन के ब्रह्मा की आराधना करना संभव नहीं है। श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां यानी कि आंखें जो होती हैं वो निष्क्रिय हो गई है, हमारी दशा बिना सिर के प्राणी जैसी हो गई, जैसा बिना सिर का प्राणी होता है सेम वैसे ही दशा हो गई है। और देखिए यहाँ पर श्री कृष्ण के लौटने के सहारे यहाँ पर हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह लेंगे। ये बता रहे हैं कि हम दूसरे गोपियाँ करें कि हम दूसरे किसी भी ब्रह्म का आराधना नहीं करेंगे, उन्हीं के लौटने के आशे के सहारे हम करोड़ों वर्ष तक इसी प्रकार से जी लेंगे, न ही हम किसी निर्गुण ब्रह्म की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे। यही बात इसमें लिखना है। अब उसके बाद उद्धव जी यहाँ पर कह रहा है कि मथुरा से गोकुल क्यों है, तो यहाँ पर बता देंगे कि उद्धव जी गोपियों के योग मिलन का संदेश यहाँ पर देने के लिए मथुरा से गोकुल आए थे, इस प्रकार से। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर
ये भी हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, हर साल, ये फेवरेट क्वेश्चन है कि शीर्ष जटा उर्बाहु विशाल विलोचन लाल तिलसी सी भव है तुन सरासन बाण धरे तुलसी बनमारा के सुधि सौ है सादर बरिहे बार सुभाग्य चिते तुम त्यो हमारे मन मोहे पूछती ग्राम वधुषी सो काहो सवरे सखी रावरे को है। यहाँ पर हर साल देख लीजिए पूछा जाता है संदर्भ व्याख्या, उसके बाद इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। देखिए ये जब बात की बात है, जब की बात है भाई कि जब जो है सीता जी, कौन, सीता जी, लक्ष्मण जी और राम जी वन में जाते हैं तब की बात ये है कि इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इसमें आपको पूछा जा रहा है संदर्भ, तो संदर्भ में भाई लिखेंगे कि ये जानते हैं कि जो राम जी के बारे में लिखे हैं वो कौन लिखे हैं, तुलसीदास लिखे हैं, तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित वन पथ पर कविता से होती है। इसमें वन पथ वाला ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए व्याख्या में लिखेंगे कि ग्राम वधु सीता जी से पूछ रही हैं कि सिर पर जटा धारण किए हुए और जिनके वृक्ष स्थल और भुजाएं विशाल हैं, नेत्र लाल हैं तथा भवें तिरछी सी हैं, जो तर्कस मनुष्य धनुष और बाण धारण किए हुए हैं, इस वन मार्ग में बहुत शोभायान हो रहे हैं, जो सहज स्वाभाविक रूप से बड़े सम्मान के साथ बार बार तुम्हारी ओर देखते हुए हमारा मन को आकर्षित कर रहे हैं। हे सखी, तुम हमें यह बताओ कि ये सुंदर सांवले रूप वाले राम तुम्हारे कौन लगते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इसका व्याख्या हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे, पूछा था कि सांवरे से सखी उपयुक्त में कौन सा अलंकार है, तो सांवरे से सखी में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि स बार बार रिपीट हो रहा है 3 बार, तो ये अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। ठीक, चलिए सुनि सुंदर बने सुधार साने सानी है जानकी भली तीछी कई नैने दे सैन तीन है समुझाए कछु मुस्कुराई चली तुलसी ते अवसर तने सबे अवलोकित लोचन लाउ अली। यहाँ पर अनुराग तड़ाग में भान उदय बिगसी मनोकुंज कली की कुंज कंज कली। यहाँ पर देखिए हर साल पूछा जाता है ये भी, तो इसमें क्या लिखेंगे वही वाला संदर्भ हो जाएगा। व्याख्या में लिखेंगे कि ग्राम वधुओं ने राम के विषय में जब सीता जी से पूछा, इसमें इसके पीछे में पूछी थी ना, तो उसके बाद का ये बता रहा है कि जब पूछा तो वो सीता जी कहती है कि ये सांवले, मतलब उनसे पूछती है, क्या पूछती है कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। तो ग्राम वधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभाव को समझ गई और सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से दे दिया और उन्हीं मुख के कुछ बोलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। उन्होंने स्त्री योचन लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में समझा दिया कि वह मेरे पति हैं। अब देखिए तुलसीदास कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एक टक देखती हुई अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी और उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो प्रेम सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल में सुंदर कली खिल गई हो। इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद देखिए अनुराग तड़ा का अर्थ है प्रेम रूपी सरोवर। और इनका आपको रिवीजन करना है तो भाई पीडीएफ तो खरीद लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन के लिए आप कितनी बार वीडियो देखोगे, पीडीएफ परचेज कर लोगे तो काफ़ी आसान रहेगा। मानुष हो तो वही रसखान काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको ये पढ़ने को मिला भी होगा पिछले क्लासेस में। मानुष हो तो वही रसखान बसो बज गोकुल के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस कर बस मेरो चरो नित्यानंद के धेनु मझारन, पाहन हो तो वहीं गिरी को जो धर्यो छत पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेर करो मिली कलिंदी कुल कदम की डारन। यहाँ पर देख लीजिए हर साल पूछा जाता है। तो इसका संदर्भ हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्य रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैया शीर्षक से अवतरित है। रसखान क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए रसखान ही आ रहा है, रसखान द्वारा ये रचित है, इस प्रकार से लिख देंगे और सवैया से लिया गया है। अब देखिए इसका व्याख्या लिखेंगे तो रसखान कवि कहते हैं कि हे भगवान, यदि मृत्यु होने के बाद, ये मृत्यु होने के बाद की बात बता रहे हैं कि अगले जन्म में यदि मेरा जन्म मनुष्य में हो तो मेरी ये इच्छा है कि मैं ब्रज भूमि में गोकुल के ग्वालों के मध्य निवास करूं, और यदि मेरा पशु योनि में जन्म हो तो जिससे मेरा कोई वश नहीं है तो उसमें मेरी इच्छा है कि नंद के गायों के बीच में विचरण करता रहूं। यदि मेरा अगले जन्म में पत्थर में बनूं, पत्थर बनने की बात करें कि अगर मैं पत्थर भी बनूं तो मेरी इच्छा है कि उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण स्वयं अपने अंगुलियों पर धारण किए थे, उठाए थे। यदि मुझे पक्षी योनि में भी जन्म लेना पड़े तो भी मेरी यह इच्छा है कि मैं यमुना नदी के किनारे स्थित कदम के वृक्ष की शाखाओं पर निवास करूं,
क्योंकि ये सारी बातें कृष्ण के बारे में लिख रहे हैं कि उन्हीं के अराउंड में हमारा जन्म हो, वो जहाँ रहते हैं उसी के आसपास में हमारा जन्म हो। तो बनाकर भी लिख सकते हो भाई जो चीज़ें इसमें लिखी गई है। पाहन को ये समझ लेना यहाँ पर थोड़ा सा कि पाहन मतलब पत्थर होता है, यहाँ पर धेनु मतलब गाय होता है, पशु मतलब जानवर होता है, पक्षी मतलब चिड़िया होता है, खग मतलब यही चीज़, कालिंदी कुल कदम की डाल यानी कदम का पेड़ होता है इस प्रकार से, और कालिंदी मतलब यमुना नदी। यहाँ पर इस पद में कालिंदी कुल यमुना नदी का किनारा है और तथा पाहन पाषाण पत्थर को कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर पूछा गया था, तो इसको लिख देना काफ़ी बेहतरीन तरीके से। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन इसी में कहा है कि सच्चा प्रेम वही है, देख लीजिए अच्छे से, इसको फोल्ड कर लेता हूँ। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछाव, व देश प्रेम वो अपुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। यहाँ पर देखिए हर साल इससे भी पूछा जाता है, इसको भी तैयार कर लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के संकलित राम नरेश त्रिपाठी से स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है। उसके बाद देखिए व्याख्या, कवि कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिससे आत्मत्याग की भावना होती है, अर्थात आत्मत्याग पर ही सच्चा प्रेम निर्भर होता है। सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें प्राणों को निछावर भी करना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। त्याग बिना त्याग के प्रेम प्राणहीन या मृत है, त्याग से ही प्रेम के प्राणों का संचार होता है तथा सच्चे प्रेम के लिए प्राणों का बलिदान करना भी सदैव प्रस्तुत रहना चाहिए करने में। इसके बाद देखिए अमल जो है इसका स्वच्छ होता है, विलसित का होता है सुशोभित, यहाँ पर पूछा गया था, इसी का आंसर है। चलिए हाँ, यहाँ तक आप देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में भी शेयर कर देना अच्छे से। देखिए यहाँ पर ये भी क्वेश्चन सेम वही है, इसको ही ऐड किया गया है, देख लीजिए यही सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी ऐड कर दिया गया है। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन आप हटा दीजिए, सेम वही है। यहाँ पर देखिए एक और है क्या, हाँ ये एक और है, देख लीजिए स्वदेश प्रेम से लिया गया है, और ये भी कौन से, ये भी देखिए स्वदेश प्रेम से लिखा है, सेम यही है, केवल इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए। इस प्रकार से मैं दिखा दे रहा हूँ, अच्छे से देख लीजिए, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि बहुत कम बार पूछा गया था, वैसे मैंने दे दिया। अब देखिए हमारा संस्कृत का गद्यांश हम देखते हैं, क्योंकि अब संस्कृत का गद्यांश आएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है, तो इसको भी आपको तैयार करना है। अब देखिए यहाँ पर संस्कृत गद्यांश से भी आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये आपका वाराणसी चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको मतलब हिंदी का जो दिखाया था कि कौन से क्वेश्चन कितने नंबर में पूछे जाते हैं, तो उसमें बताया कि वाराणसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का सबसे पहला संस्कृत गद्यांश है कि ऐसा नगरी भांति संस्कृत संस्कृत भाषाया से केंद्र स्थलीय इतव संस्कृत वामय संस्कृत से आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध मुगल युवराज दारा सिको अत्रागत भांति दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत् स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितो अभवत् यत् तेन उपनिषदाम अनुवादम फारसी भाषायां कारित। इस प्रकार से अब इसका देख लीजिए 2014, 16, 19, 20, 22 मतलब समझिए कि इस चैप्टर से पूछे जाते हैं संस्कृत गद्यांश। तो इसका आपको क्या लिखना है, सबसे पहले यहाँ पर संदर्भ, तो इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, गद्यांश की जगह पर आप ये भी लिख सकते हो संस्कृत गद्यांश, ठीक है ना, तो ये भी बेहतर रहेगा। संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से अवतरित है, सेम इसी प्रकार से ब्लैक पेन से। अब उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे लड़के व्याख्या लिख देते हैं, लेकिन गलती यही नहीं करना है भाई, आपको अनुवाद लिखना है, क्योंकि यहाँ पर अनुवाद पूछा जाता है। तो अनुवाद लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थल है, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला। मुगल युवराज दारा सिको ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया, वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। ठीक, इस प्रकार से इसको सेम पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा आसान है, पढ़ोगे तो अनुवाद आराम से आ जाएगा, क्योंकि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत संस्कृत भाषा केंद्र से, ऐसा मतलब यह नगरी नगर भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, मतलब अपने से बनाकर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत ना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थलीय अस्ति। महात्मा बुद्ध तीर्थकार पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहव महात्मानम अत्रागत स्वयान विचर्यान प्रसायन न केवलम दर्शने साहित्य धर्म विश्वता अत्रातः कौशलम कटिका सटिका देशे देशे सर्वत्र प्रिहन्ते अत्यंत प्रस्तर मूर्तिया प्रसिद्धा इयम निज्या प्राचीन परंपरा इति नादिम
परिपाल्यति। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 2013, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 ये मतलब जो है संस्कृत गद्यांश 7 साल पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर यह नगरी मतलब यह नगरी भारत विविध धर्मणाम, सेम वही आपका गद्यांश हो जाएगा, सेम वही है। तो विविध धर्मों का मिलन स्थल रही है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकार, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया, अर्थात अपने विचारों का प्रसार किया। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सभी जगह पसंद उसके बाद आती है। यहाँ के पत्थर, यहाँ के जो पत्थर होते हैं ना, यहाँ के पत्थर की जो है मूर्तियाँ बहुत प्रसिद्ध है। हर जगह मूर्तियाँ यहाँ के पत्थर की प्रसिद्ध है। यह अपनी प्राचीन परंपरा तथा इस समय के भी पालन कर रही है, प्राचीन परंपराओं को इस समय भी पालन कर रही है। उसके बाद देखिए एकदा बहवः जना, ये जो है आपका किस चैप्टर से लिया गया है? प्रबुद्धो ग्रामीण चैप्टर से लिया गया। ये चैप्टर हंसी वाला चैप्टर है, थोड़ा पढ़िएगा। यहाँ पर देखिए एकदा बहवः जना धूमयानम यानी कि रेलगाड़ी अरुहाम नगरम प्रति गच्छन्ति अस्म तेसु केंचित ग्रामीणाम केंचित नागरिकाम आसन। उसमें कुछ ग्रामीण था और कुछ मतलब नगरी भी है। मौनम स्थित तेसु स नागरिक ग्रामीण अपयान कथत ग्रामीणा यद्यपि पूर्वतः अशिक्षिता आज्ञा संति न तेषां विकासम, यानी कि उसमें से जो होता है क्या कि एक नगरवासी होता है, ग्रामीण से उठकर पूछता है कि ग्रामीण का उपहास उड़ाते हुए कहता है कि ग्रामीण पहले की तरह आज भी अशिक्षित हैं, इन्हें कुछ इनका विकास नहीं हुआ है। इसी चीज़ का यहाँ पर हिंदी में अनुवाद करना है। देख लीजिए संदर्भ सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से उद्धृत है, सेम इस प्रकार से। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए अनुवाद कुछ बेस्ट तरीके से कि एक दिन बहुत से लोग रेलगाड़ी में चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। उसमें से कुछ ग्रामीण और कुछ नगरवासी थे। उनके चुपचाप बैठे रहने पर नगरवासी ने ग्रामीणों का उपहास उड़ाते हुए कहा कि ग्रामवासी पहले की भांति आज भी गंवार हैं। गंवार मतलब अनपढ़, न तो उनका विकास हुआ है और न ही हो सकता है। नगरवासी के इस प्रकार के कथन को सुनकर कोई चतुर ग्रामवासी बोला, ग्रामीण जो चतुर था, चालाक था, वो बोला कि हे नगरवासी भाई, आप ही कुछ कहे क्योंकि आप शिक्षित और समझदार हैं, आप ही कुछ कहें। बाकी होता है कि आप पढ़िएगा इस चैप्टर को, बाजी लगाई जाती है इसमें ग्रामवासी और जो है नगरवासी में, तो पैसे हार जाता है नगरवासी। पढ़िएगा, कभी मौका मिले तो अभी जाकर, ठीक है ना, इस वीडियो को देखने के बाद। यहाँ पर देखिए भारतीय संस्कृति तु सर्वेशा मतालविम्मा संगम स्थली काले काले विविधानां विचारां भारतीय संस्कृते समाहिता ऐसा संस्कृति विश्वास सजनाय योगदानं दृश्यन्ते एतेव अस्माकं भारतीयानाम् एका संस्कृति एका च राष्ट्रिया सर्वे अपि वयम् एकस्य संस्कृते समुपयस्य एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रिया यसा भ्रान्तरः परस्परं मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नति कुर्वन्ति तथैव अस्माभिः अपि सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्रस्य उन्नति कर्तव्य। ये बहुत कम ही पूछा जाता है, वैसे तैयार कर लीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है, इसीलिए मैंने दिया। ये देख लीजिए संस्कृत खंड के वाराणसी भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया, क्योंकि काफ़ी कम मैं चुना हूँ, काफ़ी बेस्ट चुना हूँ, क्योंकि कम में तैयारी करके आप ज़्यादा स्कोर कर सको। तो इसमें भारतीय संस्कृति देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए कि भारतीय संस्कृति तो सभी मतों को मानने वाली है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर देखिए पर अनेक प्रकार के विचार क्या भारतीय संस्कृति में मिल रहे हैं। यह संस्कृति मिली जुली संस्कृति है, इसके विकास में अनेक जातीय संप्रदायों और विश्वासों का योगदान दिखाई पड़ता है। इसलिए हमें भारतवासी को इस संस्कृति और राष्ट्रीयता को हम सभी एक संस्कृति और उपासना करने वाले एक राष्ट्र और नागरिक हैं, जिसे सब भाई आपस में मिलजुल कर सहयोग करें, प्रेम भाव से परिवार की उन्नति करते रहें। उसी प्रकार से हमें भी सहयोग करना चाहिए और मित्र भाव से ही राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। अस्माकं संस्कृत सदा गतिशील वर्तते, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मत भी तैयार कीजिएगा तो चलेगा, लेकिन इसको तैयार कर लीजिएगा कि अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीलम वर्तते संस्कृतिर्यं एषा यथा समयं नवां विचर्यां स्वीकरोति नवां शक्ति च प्राप्नोति अत्र दुराग्रह नास्ति यत् युक्तियुक्तं कल्याणकारी च तदन्त संघर्ष गृहीतं भवति यत् एतस्य गतिशीलता आश्रयं मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्ये सुनिहितम् यद तथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभाव विचारेषु औदार्यम आचार्य सदृढ़ता चेती। देखिए हर साल पूछा जाता है। इसमें लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है, इस प्रकार से। उसके बाद देखिए यहाँ पर
अनुवाद में लिखेंगे कि हमारी संस्कृति सदा गतिशील रही है। मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए यह समय अनुसार नई नई विचारधारा को स्वीकार कर लेती है और नई नई संस्कृति शक्ति को भी प्राप्त करती है। इसमें दुराग्रह नहीं है कि जो युवा युक्ति संगत और कल्याण करने वाला है वह इसमें हर्ष सहित ग्रहण किया जाता है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन में सदा रहने वाले मूल्यों में स्थित है, जैसे कि सत्य के लिए सम्मान और सभी प्राणियों के प्रति सम्मान रखें, विचारों और उदारता के आचरण को सुदृढ़ रखें। इस प्रकार से ये आपका संस्कृत गद्यांश खत्म हो गया। आप संस्कृत पद्यांश देख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि उधो देखिए यहाँ पर ये वाला हमने देख चुका है संस्कृत पद्यांश। आइए दिखाते हैं, देख लीजिए 1 मिनट। हाँ ये रहा संस्कृत पद्यांश। देखिए यहाँ पर लिखेंगे मरणम मंगलम यत विभूषता विभूषणम कौपिनम यत कौशम साकाशी केन मियते 2013, 14, 17, 18, 20, 22 7 साल पूछा जाता है। तो लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। अनुवाद लिखेंगे कि जहाँ मरना कल्याणकारी माना जाता है, जहाँ शरीर पर भस्म धारण करना आभूषण है, जहाँ कौपिनम यानी कि लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है, वह आकाशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात इसकी क्षमता किससे की जा सकती है, तात्पर्य यह है कि किसी से भी नहीं। बंधम मरणम वापि जो वापि पराजय उभयत समोविदा वीरभाव ही वीरता। इसका यहाँ पर लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरा वीरेण पूजते पाठ से अवतरित है। इसमें लिखेंगे बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या फिर हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान ही रहता है, अर्थात वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। ये छोटा छोटा होता है और 5 नंबर मतलब देके जाता है। देखिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। देखिए हर साल पूछा जाता है। इसमें लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है या फिर लिया गया है। इसमें लिखेंगे अनुवाद की सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखे अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी न हो अर्थात कोई भी दुख का भागी न बने। इसके बाद देखिए कि उचित गुरुतरम भूमे कि उचित दूरचतरम च खाद कि उचित शीघ्रतरम वतात। यहाँ पर देखिए कि उचित बहुतरी तीर्णात् माता गुरुतरा भूमि खाद पिचुरात अस्था मनम शीघ्रतम वतात चिंता बहुतरी तीर्णात्। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी पाठ से अवतरित है। ठीक है ना, जीवन सूत्राणी जो आपका पाठ है उसी से लिया गया। ठीक, आप देखिए उसके बाद यहाँ पर देखिए कि अनुवाद इसका लिखेंगे यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है कि भूमि से महान क्या है, आकाश से ऊंचा कौन है, वायु से अधिक शीघ्रगामी कौन है और तिनके से भी अधिक दुर्बल बनाने वाली क्या चीज़ है। तो इसके बारे में अभी पीछे यहाँ पर ये वाला जो लिखेंगे सारी चीज़ें। तो देखिए सेकंड में लिखेंगे अनुवाद युधिष्ठिर उसका उत्तर देता है कि पृथ्वी से अधिक भारी माता है, आकाश से अधिक ऊंचा पिता है और वायु से अधिक शीघ्रगामी मन है और तिनके से भी अधिक दुर्बल बनाने वाली चीज चिंता है। भाई आप देखिए किम हितवा प्रियो भवत किंतु किन्नु हितवा न सोचयत न किनु हितवात्वान भवन्ति। यहाँ पर किन्नु हितवा सुखी भवेत, मानम हितवा प्रियो भवति, क्रोधम हितवा न सोचयत, कामम हितवात्वान भवति, लोभम हितवा सुखी भवेत। यहाँ पर देखिए इसमें प्रस्तुत श्लोक में जो है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी से लिया गया, जीवन सूत्राणी चैप्टर है उसी से लिया गया। अनुवाद लिखेंगे मनुष्य क्या छोड़कर प्रिय हो जाता है, सबसे पहले का। अब देखिए मनुष्य क्या छोड़कर सुख नहीं करता, दूसरे का यहाँ पर इस वाले को। अभी उसके बाद देखिए मनुष्य क्या छोड़कर धनवान हो जाता है, इसका है। और इसके बाद मनुष्य क्या छोड़कर सुखी हो जाता है, इसका है। तो देखिए यहाँ पर युधिष्ठिर उत्तर देता है कि मनुष्य अहंकार छोड़कर प्रिय हो जाता है, उसके बाद क्रोध छोड़कर शोक नहीं करता, उसके बाद मनुष्य इच्छा छोड़कर धनवान हो जाता है और मनुष्य लोभ छोड़कर सुखी हो जाता है। इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है आपका श्लोक लेखन आ जाता है जो कि 2 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें लिखेंगे बंधम मरणम वापि जो वापि पराजय उभयत समोवीरा वीरभाव ही वीरता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे बंधम मरणम मंगलम यत विभूषणम विभूषणम कौपिनम यत कौशयम साकाशी केन मियते। इस प्रकार से इन्हें याद कर लेना है अच्छे से। ठीक, ये आपका हो गया संस्कृत पद्यांश वाला काम खत्म। अब उसके बाद आपका है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है जीवन परिचय, जो कि 5 नंबर का ये लेखक का पूछा जाता है और 5 नंबर का ये कवि का पूछा जाता है। तो जीवन परिचय आइए अच्छे से तैयारी कराते हैं।
अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं जीवन परिचय, जो कि है सबसे पहला जयशंकर प्रसाद का, और ये भी हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 5 नंबर में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखेंगे कैसे जीवन परिचय लिखना है, इतना में ही लिखना है, जितना बता रहा हूँ इतना ही लिखना है। और कैसे लिखना है अभी मैं कॉपी पर भी बताऊंगा कि जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। कब जन्म हुआ था? 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था, और जो कि काशी के प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई और स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू भाषा सीख लिया। इसके साथ ही वेद, पुराण, दर्शन एवं इतिहास का भी गहन अध्ययन किया। उसके बाद देखिए माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्हें न व्यवसाय और परिवार संभाला ही था कि कुछ वर्ष बाद भाभी तथा पत्नी की भी मृत्यु हो जाने से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके बाद देखिए इनका परिवार ऋण की बोझ में दब गया। इन घटनाओं के कारण इनका सही चिंताओं से जर्जर होने लगा और ये क्षय रोग से ग्रसित हो गए। अब भाई इतनी तो मेहनत करनी होगी, क्योंकि अब साल भर की तैयारी एक वीडियो में कराया जाएगा। तो सबसे पहले अच्छे से इनको याद करना है, तैयार करना है। अब देखिए यहाँ पर 14 नवंबर 1937 को 48 वर्ष की आयु में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। रचनाएं चंद्रगुप्त, कंकाल, तितली, ये 3 रचनाएं याद कर लेना। केवल एक ही लिखा जाता है अपने बोर्ड एग्जाम में, एक ही पूछा जाता है। चलिए जीवन परिचय जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 3 बताऊंगा, तीनों अच्छे से तैयार कर लेना। गारंटेड है कि उसमें से एक ना एक जरूर आ जाएगा। देश रत्न एक ही लिखना होता है, एक आ जाएगा, आप अच्छे से लिख लोगे। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। और इनके पिता का नाम महादेव सहाय तथा इनका परिवार गाँव के संपन्न प्रतिष्ठित कृषक परिवार में हुआ था। इनका जो है परिवार जो हो रहा था गाँव के प्रतिष्ठित कृषक परिवार था, तो इनका जन्म उसी में हुआ था। अब देखिए इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए तथा एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये प्रतिभा संपन्न एवं मेधावी छात्र थे। ये परीक्षा में सदैव प्रथम आते थे। कुछ समय तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य करने के पश्चात ये पटना और कोलकाता हाईकोर्ट में वकील भी रहे। इनका झुकाव प्रारंभ में ही राष्ट्र सेवा की ओर था। सन 1917 ईस्वी में इन्होंने चंपारण के आंदोलन में भी भाग लिया था। इनकी प्रतिभा और कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता से प्रभावित होकर इन्हें भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। जीवन भर निस्वार्थ सेवा करते हुए ये 28 फरवरी 1963 को दिव्यांगत हो गए। इस प्रकार से उसके बाद रचनाएं मेरी आत्मकथा, शिक्षा और संस्कृति, रचनाएं लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर जीवन परिचय जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ये भी हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो हिंदी युग के प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर के कानूनगो थे और इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी राठ तहसील में हुई थी और इन्होंने मिशन स्कूल से, किस स्कूल से भाई? मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। भाई समझ सकते हो 10वीं का यहाँ नाम आ रहा है, तो अभी 10th में ही हो तो समझ लीजिए कि आपके जीवन परिचय में 10वीं का जिक्र होगा। अब देखिए गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। कुछ वर्षों बाद नौकरी छोड़कर मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक बन गए। अध्यापन कार्य करते हुए ही इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध एवं नाटकों की रचना की। कुछ समय तक ये काशी नागरी पहचानी पत्रिका के संपादक भी रहे और स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का यह हिंदी का दिग्गज साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गए। और इनकी रचनाएं चिंतामणि, रस मीमांसा और विचार भी थी। ये 3 रचनाएं याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए जीवन परिचय जो है कि सूरदास जी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले देखिए लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रूनकता नामक ग्राम में हुआ था। उसके बाद कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सिंही ग्राम को मानते हैं। उसके बाद देखिए सूरदास जी जन्मान थे, इस विषय में भी अनेक मतभेद है। और सूरदास जी के बचपन से रुचि भगवत भक्ति के गान में थी, यानी कि वो बचपन से ही भगवान की भक्ति किया करते थे। उसके बाद देखिए यहाँ पर कि इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया था। इनसे जो है ये भक्ति का एक पद सुनकर, एक छोटा सा पद इन्होंने सुनाया था पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य को, वो क्या किए थे, इनको अपना शिष्य बना लिए थे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर
इसके साथ ही श्रीनाथ जी के मंदिर के कीर्तन का सारा भार सौंप दिए। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्ट साहब के नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया था। सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वे गौ घाट पर अगर जीवन भर कृष्ण की लीलाओं का गायन करते थे। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोसाई विठलनाथ के सामने पासोली नामक ग्राम में हुई। अब इसकी रचनाएं इनकी जो हो जाएगी सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लारी, 3 याद कर लीजिएगा और 1 लिख दिया जाना होता है बोर्ड एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पर तुलसीदास का जीवन परिचय, इसमें लिखेंगे तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में मानते हैं। तुलसीदास सभी परिण ब्राह्मण थे। इनके पिता आत्माराम दुबे और माता हुसी ने अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया था। उसके बाद इनका बचपन अनेकानेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ और सौभाग्य से इन्हें बाबा नरहरि दास जैसे गुरु का वरदहस्त प्राप्त हुआ। इनकी कृपा से इन्होंने शास्त्रों के अध्ययन और अनुशीलन का अवसर मिला। तुलसीदास का विवाह सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली के साथ हुआ। ये अपने पत्नी के प्रेम में अनुरुक्त रहते थे और एक बार पत्नी के डांट से इन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये काशी चले गए और अपने अनेक रचनाएं काशी, चित्रकूट और अयोध्या में लिखे। काशी घाट पर सन 1623 ईस्वी में इनके पार्थिव लीले का संस्मरण हुआ, यानी कि 1623 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। इनकी रचनाएं कवितावली, दोहावली और रामचरितमानस याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए महादेवी वर्मा का जीवन परिचय भी हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो लिखेंगे श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद जनपद में सन 1907 में होलिकोत्सव के दिन हुआ था। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के कॉलेज में प्रधानाचार्य एवं माता हेमरानी एक अत्यंत विदुषी और धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। इनका विवाह छोटी सी उम्र में हो गया। इनके पति डॉक्टर थे और कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का भी संपादन किया। इनके साहित्य सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। उत्तर प्रदेश स्थित संस्थापन द्वारा 18 मई 1983 ईस्वी को इन्हें हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवियत्री के रूप में भारत भारती पुरस्कार प्रदान करके सम्मानित किया गया। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस सार संसार से इन्होंने विदा ली। रचनाएं दीपशिखा, निहार और सांद गीत, इस प्रकार से 3 रचनाएं याद कर लीजिएगा। ये आपका जीवन परिचय समाप्त हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या देखेंगे। अब उसके बाद हम देखेंगे जो है कि आपका पत्र लेखन, और पत्र लेखन के बाद हम देखेंगे निबंध। पत्र लेखन देख लीजिए। सबसे पहले आपका पत्र लेखन किस टॉपिक पर आता है समझ लीजिए। बिजली की समस्या को निराकरण करने हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को शिकायती पत्र लिखने को आता है 4 नंबर का। ठीक, तो सबसे पहले देखिए पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है। लिखेंगे सेवा में बिजली विभाग बलिया उत्तर प्रदेश, विषय बिजली की अनियमित आपूर्ति। उसके बाद लिखेंगे नीचे एक लाइन छोड़कर, मतलब नीचे ही सामने लिखेंगे मान्यवर और उसके बाद डॉट लगाएंगे कॉमा। उसके बाद लिखेंगे हम, अपने गाँव का नाम लिख देना या फिर XYZ लिख देना। गांव या शहर के निवासी हैं। हम आपका ध्यान बिजली की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता ग्रीष्म काल में होती है। हम सब अप्रैल के प्रारंभ में ही अनुभव कर रहे हैं कि भरपूर गर्मी प्रारंभ होने से पूर्व ही बिजली की आपूर्ति कम हो गई है। बिजली जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। इस स्थिति में हमारा आपसे निवेदन है कि कृपया हमारी समस्या की ओर ध्यान दें और इसे शीघ्र समाधान करें, इस प्रकार से। और उसके बाद लिखेंगे अपना दिनांक डाल लेंगे इस प्रकार से और किस जिला के या फिर कहाँ के निवासी हो, बलिया, यहाँ पर नाम XYZ लिख देना। उसके बाद देखिए दूसरा आता है प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना। ये आपका आता है, देखिए कैसे लिखा जाता है। लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, कॉमा, यहाँ पर देखिए लिखेंगे ज्ञानती देवी इंटर कॉलेज, उसके बाद बलिया उत्तर प्रदेश, विषय छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र। महोदय कॉमा लगाएंगे, आपके विद्यालय में मैं कक्षा 10वीं का छात्र रहा हूँ। मैं एक गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे पिताजी एक किसान हैं, मेरी माता गृहिणी है जो प्रायः बीमार रहती है। घर में कोई अन्य कमाने वाला नहीं है और मेरे 2 भाई अन्य स्कूल में पढ़ते हैं। आपसे निवेदन है कि हमारा शुल्क माफ करके हमें छात्रवृत्ति प्रदान करने का कष्ट करें ताकि हम पुस्तकों आदि का बंदोबस्त कर सके। आपकी महता कृपा होगी। उसके बाद दिनांक लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य XYZ। इस प्रकार से आपका पत्र लेखन समाप्त हो गया। अब देखिए हम देखेंगे क्या, निबंध लेखन। निबंध लेखन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का पूछा जाता है। केवल ये तैयार कर लीजिए, आपका 100% है कि निबंध लेखन कन्फर्म ही हो जाएगा, गारंटेड है। केवल 4 तैयार कर लेना है निबंध जो बता रहा हूँ। 3 ही बताऊँगा, 3 ही को तैयार कर लेना है, 7 नंबर फिक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हर साल यही पूछा जाता है। लिखेंगे प्रदूषण की समस्या और समाधान पर सबसे पहले। तो इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले देखिए रूपरेखा लिखेंगे। निबंध का सबसे पहले रूपरेखा लिखा जाता है और रूपरेखा में जितने भी हेडिंगें आप बनाओगे निबंध में वही हेडिंगें लिखी जाती है। जैसे प्रस्तावना तो रहता ही
रहता है। उसके बाद प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियाँ, समस्या का समाधान और उपसंहार, ये सारी चीज़ें लिखी जाती है। लास्ट में उपसंहार भी रहता है। अब लिखेंगे प्रस्तावना। आज का मानव औद्योगिकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं को मशीनों का गुलाम बनाकर रह गया है कि वह अपने पर्यावरण का भी ध्यान नहीं रख रहा है। अब एक और नई समस्या उत्पन्न हो रही है जो कि प्रदूषण की समस्या। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है, क्योंकि हवा, पानी और मिट्टी सभी दूषित हो चुके हैं इस प्रकार से। उसके बाद प्रदूषण के अर्थ में लिखेंगे पर्यावरण का निर्माण प्रकृति द्वारा किया गया है। यहाँ पर देखिए, पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। जब वातावरण में हानिकारक घटक आ जाते हैं तो जिससे वह दूषित होने लगता है तो उससे क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसके बाद आगे लिखेंगे कि प्रदूषण के प्रकार। लिखेंगे आज के वातावरण में प्रदूषण इन रूपों में दिखाई देता है। सबसे पहला वायु प्रदूषण। लिखेंगे कि वायु में अनेक हानिकारक पदार्थ मिलने से वायु दूषित हो जाती है, जिससे वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ता है। यह सबसे अधिक मोटर बाइक, चिमनी से निकलने वाला धुआं और पराली जलाने से फैलता है। उसके बाद जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में लिखेंगे जल को जीवन कहा जाता है। इसके बिना पेड़ पौधे, जीव जंतु का अस्तित्व भी नहीं है। बड़े बड़े नगरों में गंदे नाले व कारखानों द्वारा निकले मैल नदी में मिला दिए जाते हैं, जिससे जल प्रदूषण हो जाता है। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण भी आज की नई समस्या है। उसके बाद लिखेंगे मोटर कार, ट्रैक्टर, विमान, लाउड स्पीकर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से क्रोध, अनिंद्रा की समस्या बढ़ रही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखेंगे प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियाँ। बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण प्रदूषण की समस्या पैदा कर रही है। प्रदूषण की समस्या से मनुष्य जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहा है और जिससे मनुष्य अपंग, बहरा और दृष्टिबाधित हो रहा है। यानी कि प्रदूषण की समस्या जो है इससे मनुष्य जो है बहरा, अपंग, दृष्टिबाधित हो रहा है। अब देखिए, अब इसका समाधान लिखेंगे तो लिखेंगे इसमें कि प्रदूषण से बचने के लिए हमें क्या करना है, वृक्षारोपण करना चाहिए, कूड़ा करकट को कूड़ेदान में फेंकना चाहिए और प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए। तो इससे ये क्या होगा कि ये जो है समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक, अब देखिए उपसंहार में लिखेंगे कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। उसने 1974 में जल प्रदूषण अधिनियम जो है, जल प्रदूषण अधिनियम क्या लागू किया, निवारित किया। अब देखिए यहाँ पर इसके अंतर्गत वनों की कटाई को रोकने की दिशा में कठोर नियम लगाए गए। आप देखिए अगला क्वेश्चन, मतलब अगला टॉपिक आतंकवाद की समस्या और समाधान पर। निबंध हर साल ही पूछा जाता है। कैसे लिखेंगे भाई, देखिए सबसे पहले मैंने बताया ना कि हर निबंध, जो भी निबंध आप स्टार्ट करोगे तो उसमें क्या लिखोगे भाई, तो उसमें लिखोगे रूपरेखा। तो इसमें रूपरेखा सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में आप क्या लिखोगे तो देखिए इसमें लिखना है प्रस्तावना के बाद लिखोगे आतंकवाद का अर्थ, उसके बाद आतंकवाद के एक विश्वव्यापी समस्या और भारत में आतंकवाद और आतंकवाद का समाधान और उपसंहार लिखोगे। अब लिखोगे प्रस्तावना में कि आतंकवाद हिंसा का एक रूप है जो गैर कानूनी तरीके से लोगों को डराने धमकाने के लिए आतंकवादियों द्वारा अपनाया जाता है। आतंकवाद लगभग दुनिया के सभी देशों में विस्तार रूप ले रहा है। आतंकवाद का आतंकवाद एक ऐसी पशु प्रवृत्ति है जिसकी न कोई जाति है और न ही धर्म है, यह न ही समाज है और न ही राष्ट्र है। यह तो विघटनकारी तत्वों द्वारा स्वधन्य होकर किया गया सामूहिक हिंसात्मक प्रयास है जिसे राष्ट्रद्रोह के प्रति राग और देशभक्ति के प्रति द्वेष भाव मुख्य रूप में रहता है। उसके बाद लिखेंगे आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या। आज लगभग समस्त विश्व में आतंकवादी सक्रिय हैं। अब उसके बाद देखिए ये आतंकवादी समस्त विश्व में राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक हिंसा और हत्याओं का सहारा ले रहे हैं। वहीं कुछ आतंकवादी गुटों ने अपना एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी बना लिया है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर लिखेंगे, इसी में अभी है कि भारत में आतंकवाद क्या है। हमारे भारत में आतंकवाद का दिन प्रतिदिन उठता ही जा रहा है। इन्होंने बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया है। भारत के पूर्व राज्यों नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा में अनेक बार हिंसा फैली। आतंकवाद का समाधान, भारत सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों में को गंभीरता से लिया है। भारत की संसद में आतंकवादी विरोधी विधेयक पारित किए गए हैं जिसके अंतर्गत आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले व्यक्तियों को कठोर दंड देना आवश्यक है। उसके बाद उपसंहार लिखेंगे भारत और आतंकवाद क्रमशः मृत्यु और जीवन जैसे एक दूसरे के सामने खड़े हैं, अतः प्रत्येक जनता का उत्तरदायित्व है कि इसको समाप्त करने के लिए संघर्ष करे। भारत के जन जन का नैतिक कर्तव्य होना चाहिए कि आतंकवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाएं। अब उसके बाद देखिए तीसरा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, जनसंख्या वृद्धि की समस्या। ये भी हर साल पूछा जाता है। केवल यही तीनों तैयार कर लेना। रूपरेखा में लिखेंगे प्रस्तावना, यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि का अर्थ, जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव और जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय और उपसंहार लिखेंगे। प्रस्तावना में कि यह एक विकासशील, भारत एक विकासशील देश है। यहाँ
यहाँ की जनसंख्या भी तेज़ी से बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि के मामले में भारत विश्व के दूसरे स्थान पर है। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ तक पहुँच चुकी है। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर, किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में होने वाला परिवर्तन। उसके बाद लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि के कारण। लोगों में इस बात की जागरूकता की कमी है कि जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। भारत की साक्षरता दर 73% है। इस वजह से अशिक्षित लोगों को जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव का अनुमान ही नहीं है। उसके बाद लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव। जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, भोजन और पानी जैसे बुनियादी जरूरतों की खपत भी बढ़ेगी। बढ़ती जनसंख्या द्वारा उपयोगित वस्तुओं का पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय। तो इसमें जनसंख्या में कमी, अधिकता, समानता और बेहतर पोषण और शिक्षा सुविधाओं जैसे सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार और मजबूत नागरिक सामाजिक संस्थाओं के बीच बेहतर सामंजस्य की आवश्यकता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, इसके बारे में लिखेंगे। यह साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। दरअसल इस दिन की स्थापना 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के गवर्निंग काउंसिल द्वारा की गई थी। उसके बाद उपसंहार वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़ थी तथा अनुमान लगाया जा रहा है कि वह 140 करोड़ के पार हो चुकी है। साथ ही 2030 तक भारत की आबादी चीन की आबादी से भी अधिक होने का अनुमान हो ही चुकी है। अब क्या अनुमान हो चुकी है, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप दिखाना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्लास 10th इंग्लिश के 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इंग्लिश में कौन से पोर्शन से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, प्रोज से 15 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और इनमें ज़्यादातर आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। अभी बताऊंगा, सारी चीज़ अभी लास्ट तक देखना। उसके बाद लॉन्ग आंसर इतना ही पूछा जाता है, देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका आता है पोएट्री से 8 नंबर के क्वेश्चन, जिसमें आपका जो है डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस और अमंडर द ट्री, ये 4 चैप्टर से पोएम, सेंट्रल आइडिया, ये दोनों चीजें पूछी जाती है। उसके बाद सुप्लीमेंट्री से 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें देख लीजिए, ये तीनों चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देख लीजिए, इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर ग्रामर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ग्रामर से आर्टिकल राइटिंग 6 नंबर का पूछा जाता है। और देखिए, एक रिपोर्ट राइटिंग होता है और एक आर्टिकल राइटिंग होता है, तो दोनों में से कोई एक करना होता है, 6 नंबर का होता है। तो इसमें क्राफ्ट एग्जीबिशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट इन्वायरमेंट, ये तीनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लेटर राइटिंग 4 नंबर का पूछा जाता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एप्लीकेशन पूछा जाता है अथवा में, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है। उसके बाद वॉइस नरेशन और ट्रांसलेशन आपके पूछे जाते हैं, 2, 2, 4 और 4, 3, 7 नंबर के ये भी पूछा जाता है। तो अच्छे से इनको तैयार कर लीजिएगा। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लास 10th इंग्लिश के। सबसे पहले हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट तक देखना, सब चीज क्लियर हो जाएगा। तो इसमें GL फ्लेंट्यूज हो जाएंगे। लेंचो डिमांडेड डैश फ्रॉम गॉड 100 पेसोज। यहाँ पर देयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, वेयर वाज, तो यहाँ पर टॉप ऑफ ए हिल। व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड, तो हैवी हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयड लेंचो फील्ड। नेल्सन मंडेला वाज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, तो ये जो ज्वाइन किए थे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेल्सन मंडेला ऑटोबायोग्राफी इज लॉन्ग वॉकिंग फॉर फ्रीडम। हु इज द ऑथर ऑफ ब्लैक एरोप्लेन, तो ये फेडरिक फॉर्यूथ थे, ठीक। उसके बाद द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम फ्रांस से इंग्लैंड। उसके बाद विच फूड डिड स्लैगूज मदर गेट फॉर इट, तो वो दिए थे फिश। द नेम गिवन टू एनी डायरी वाज किटी, क्या था, किटी। उसके बाद देखिए वाई वाज मिस्टर किसिंग एनॉयड विथ हर, तो यहाँ सी वाज टाकटाइम। व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द एसे रिटन बाय एनी, ए चार्टर बॉक्स, क्या है, ए चार्टर बॉक्स। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम द चैप्टर 100 डेसेस, इसके ऑथर कौन है, तो ये जो है EL बेसोर स्टर हैं। विच हु लिव्स इन बोगिन्स हाइट, तो ये जो है वंडा। विच इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा, तो ब्रेड मेकिंग पॉपुलर है गोवा में। चलिए यहाँ पर अगला देखते हैं। हाउ मेनी टीज प्लांट ग्रीव आउट द आईलिड, तो वो 10 टी प्लांट। व्हाट इज रेफर टू एज अ पीस ऑफ हेवन, तो ये जो था क्या था, कुर्ग पीस ऑफ हेवन रेफर किया गया है। हु इज द ऑथर ऑफ बेकर फ्रॉम गोवा, तो ये जो थे लोसिको रोडग्यूज थे, बेकर फ्रॉम गोवा का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
कुर्ग इज अ डैश कंट्री, कुर्ग इज अ डैश कंट्री, कुर्ग कैसी कंट्री है, तो कुर्ग जो है कॉफ़ी कंट्री है, कैसी कॉफ़ी कंट्री। व्हाट वाज वलीज एज, तो वलीज की जो एज है कितनी, 8 साल। व्हाट कैन यू टेल अबाउट द कंडक्टर फ्रॉम द टेक्स्ट, ऑल ऑफ द अबव, ही वाज फनी, ही वाज क्विट, ही वाज ग्रम्पी। उसके बाद देखिए हु वाज रियल चार्टरबर्ग्स, तो हर आंट। यहाँ पर व्हाट डिड वली विश, तो वली की विश क्या थी, बस राइड यानी बस पर घूमना। व्हाट डिड कीसा आस्क फॉर टू ब्रिंग हर सन बैक टू लाइफ, तो ये मेडिसिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेयर डिड बुद्धा प्रीच हर फर्स्ट सेमरज, तो ये जो है बनारस। वेयर डिड बुद्धा सेट फैक्ट्री, हु इज द राइटर ऑफ द प्ले द प्रपोजल, तो अंटन चेकॉव हैं। हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो इफेक्ट द पोएट, तो इट चेंज हिज मूड। व्हाट आर द 2 नेगेटिव क्रिएचर्स दैट फ्रॉस्ट यूज एज कैरियर ऑफ पॉजिटिविटी, तो ये हेमलक ट्री यानी कि धतूरे का पेड़ एंड क्रॉ। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 31वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज बंगाल टाइगर डिस्क्राइब्ड, ये नोबल ड्रैगन। द चैमेलियन हैज़ बीन कंपेयर टू ए लिजार्ड, किसे, लिजार्ड से कंपेयर किया जाता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्लाउचिंग, इसका मीनिंग क्या है, सीट इन अ लेजी वे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिए। व्हाट इफेक्ट डज द पोएट फॉग कंटेन, तो ये है ड्यूअल इमेजिनरी, क्या है, ड्यूअल इमेजिनरी। व्हाट इज इट द एबव लाइन्स, तो ये जो है फॉग। हिज फ्रेंड डैश बिफोर ही रीच देयर, तो हैड गॉन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रामर वाले पोर्शन से, हर साल बोर्ड एग्जाम में इससे आता है, देख लीजिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर से है। ग्रामर से क्वेश्चन बहुत खतरनाक दिए जाते हैं, केवल इनको तैयार कर लेना, आपका ग्रामर का डर खत्म हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर फ्रूट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड दोज 5 वर्ड्स, देखिए जब भी 5 मतलब 2 से अधिक वर्ड्स में बांटा जाएगा तो वहाँ पर बिटवीन न लग के एमंग लगेगा। डैश फूड दैट यू कुक्ड वेरी वेल, तो द फूड। उसके बाद विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, तो इसमें जो हो जाएगा एक्सरसाइज। उसके बाद रोहन डैश द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू, तो हैड वॉच्ड हो जाएगा। आई यूजुअली स्टडी इन अ लाइब्रेरी फॉर एन आवर आफ्टर क्लास, तो इसमें यूजुअली में क्या है, एडवर्ब है। उसके बाद एक्सरसाइज फॉर गुड हेल्थ, उसके बाद गुड डूइंग इज, यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज इज डूइंग गुड फॉर हेल्थ, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला देखिए कि विच चूज द वर्ड रंगली स्पेलिंग, रंगली स्पेलिंग कौन सा है, टीएटो लेटर है इसमें रंगली स्पेल्ड। जुलाई इज द फेवरेट मंथ ऑफ द ईयर, फेवरेट क्या है इसमें, तो एडजेक्टिव हो जाएगा। सी हैज़ डैश टू द पार्टी, सी हैज़ गॉन टू द पार्टी। सी ही डैश डेली फॉर ए न्यू ईयर नाउ, तो ही हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग डेली फॉर ए ईयर नाउ। उसके बाद देखिए ही नो हाउ टू ट्रीट डैश लेडी, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो हो जाएगा द लेडी हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए द नाउन फॉर्म ऑफ द स्ट्रांग एज, तो ये हो जाएगा स्ट्रेंथ, क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ। हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा आता है, समझ लीजिए कि। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राजेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव इसमें क्या है, इंटेलिजेंट है, विशेषता बता रहा है। उसके बाद फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें क्या हो जाएगा, एनिमोसिटी हो जाएगा, मिस स्पेल्ड वर्ड, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमने देख लिया यहाँ पर MCQ क्वेश्चन, PDF चाहिए तो भाई जल्दी से ले लो, वरना बाद में प्राइस घट बढ़ सकती है, तो मैं नहीं समझता हूँ, आप जल्दी से ले लेना। उसके बाद देखिए यहाँ पर उसके बाद आपका आता है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग आपके बोर्ड एग्जाम में मैंने बताया 5 नंबर का पूछा आता है, तो इसको अच्छे से आपको तैयार करना है। देख लीजिए कितने नंबर का पूछा आता है भाई, हाँ 6 नंबर का, 4 नंबर का लेटर राइटिंग पूछा जाता है, तो 4 नंबर इससे फिक्स हो जाएगा। सबसे पहले देखिए पूछता है किस टॉपिक पर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। देख लीजिए हर साल इस टॉपिक से लेटर राइटिंग पूछा जाता है, ये समझ लीजिए कि। तो देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर कोड डालेंगे, 1 2 3 4 कुछ भी डाल सकते हो, 3 ही अंक होने चाहिए। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे किसी भी एक नगर का नाम, उसके बाद जिस भी रोड में पड़ता है उस रोड का नाम, और उसके बाद उस जिले का नाम लिख देंगे, उसके जो मेन सिटी होगी उसका नाम लिख देंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर डेट लिखेंगे, डेट में जो भी आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो। उसके बाद एक लाइन छोड़कर लिखेंगे माय डियर राहुल, आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट द मैरिज ऑफ माई सिस्टर पायल इज फिक्स्ड फॉर इतना, मतलब जिस भी डेट को फिक्स हो यहाँ पर लिख सकते हो। यू आर कोर्डियली इन्वाइटेड टू द वेडिंग, माई मदर विशेस दैट योर सिस्टर शुड ऑल्सो अटेंड दिस मैरिज, यू विल रिसीव द फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड सून विथ लव एंड बेस्ट विशेस योर अफेक्शनेटली XYZ कुमार, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। इसमें नाम नहीं लिखा जाता है बोर्ड एग्जाम में, केवल XYZ लिख दिया जाता है। नाम लिखो भी तो अपना टाइटल मत लिखो। चलिए
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिमांडिंग फादर डिमांडिंग मनी टू परचेज योर बुक्स। इस पर भी लेटर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और देखिए हर साल पूछा जाता है, देख लीजिए इतना साल। अब देखिए यहाँ पर सेम वही तरीका रहेगा, 1 2 3 4 मतलब यहाँ पर कोई कोड डाल दोगे, उसके बाद किसी नगर का नाम और उस जिले का नाम डाल दोगे, उसके बाद डेट लिखकर और यहाँ पर लिख दोगे रिस्पेक्टेड पापा, आई एम क्विट वेल हियर एंड होप यू विल ऑल्सो बी हैप्पी, माई स्टडी आर गोइंग ऑन वेल, माई एनुअल एग्जामिनेशन आर एट हैंड, आई एम नीड ऑफ 1500 रुपये as you have to pay my college fees and make other payments. I have to purchase some books also. Kindly send me some of 15,000 rupees by phone pay account. Convey my best regard to mother and love to नीतू। यहाँ पर देख लीजिए योर लविंगली सन XYZ कुमार। इसी प्रकार से लिखना है, XYZ लिख देना है, ठीक। अपना नाम अपने बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका आता है एप्लीकेशन आता है। एप्लीकेशन भी 4 नंबर का पूछा जाता है, या तो लेटर या तो एप्लीकेशन, दोनों में से कोई एक लिखना होता है। देखिए कैसे पूछा जाता है कि राइट ए एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज यू वांट टू अटेंड योर सिक मदर एट होम। देख लीजिए हर साल पूछा जाता है, तो इसको कैसे लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल RR इंटर कॉलेज शामली, सब्जेक्ट लीव फॉर 3 days। उसके बाद लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, आई विश टू सबमिट दैट माई मदर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फिनोमिया सिंस लास्ट मंडे। उसके बाद माई फादर इज आउट ऑफ स्टेशन एंड आई एम द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स, आई हैव टू लुक आफ्टर हर मोस्ट ऑफ द टाइम, मोर एवर सी इज टू ओल्ड। उसके बाद देखिए आई कैनॉट लीव हर एलोन इवन फॉर ए फ्यू मिनट्स, सो काइंडली ग्रांट मी 3 days लीव फ्रॉम इतना टू इतना, मतलब जिस भी डेट को चाहिए, जिस डेट से जिस डेट तक, सो दैट आई मे लुक आफ्टर हर वेल, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड योर फेथफुली XYZ। उसके बाद अपना क्लास लिख देना अच्छे से। उसके बाद देखिए यहाँ पर आता है 2 नंबर मतलब पॉइंट की राइट एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू योर कॉलेज टू रिक्वेस्ट हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। इस पर हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लिखेंगे टू, उसके बाद नीचे कॉमा लगाकर लिखेंगे द प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मेरठ। इसी प्रकार से इसी फॉर्मेट में लिखना है, सबसे पहले टू, उसके बाद नीचे द प्रिंसिपल और जिस भी कॉलेज का प्रिंसिपल हो वहाँ मतलब उस कॉलेज का नाम, उसके बाद उसका पता, देन उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टिंग टू ग्रांट फुल फी कंसेशन। उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे रिस्पेक्टेड सर, आई बेग टू से दैट माई पेरेंट्स बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, वी आर 5 brothers and sister, all of us are studying in the different class, so my father is unable to bear the education expenses to all the children. I am studying in the class 10th. I have been studying here for last 3 years. I have always secured the highest marks in my class, so I request you to grant me full fee concession, otherwise my study may be disrupted. I shall be highly obliged you. उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे थैंकिंग यू और उस अपना नाम और यहाँ पर क्लास लिख देंगे, ठीक ना। चलिए यहाँ पर ये हो गया। अब आपका आता है आर्टिकल राइटिंग। ये हमने देख लिया लेटर एप्लीकेशन। अब आर्टिकल राइटिंग जो कि 6 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर पूछा जाएगा राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ए स्कूल लाइब्रेरी इन अबाउट 80 से 100 वर्ड में लिखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट दैट गिवन बिलो। ये सबसे ज़्यादा आसान होता है आर्टिकल। एक और आता है रिपोर्ट राइटिंग, तो इससे आसान होता है आर्टिकल राइटिंग, क्योंकि इसमें हिंट आपके बोर्ड एग्जाम में भी दे दिया जाता है। तो ऐसे हिंट दे दिया जाएगा तो आप आसानी से कर ले जाओगे। देख लीजिए यहाँ पर हिंट दे दिया गया है, तो आइए कैसे लिखना है समझिए। बुक्स प्ले एन इसेंशियल रोल इन एवरी पर्सन लाइफ। लाइब्रेरी इज अ प्लेस वेयर वी फाइंड मेनी एग्जिस्टिंग बुक्स लाइक फेयरी टेल्स, नॉवेल्स, पोएम, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर एंड मेनी अदर्स। एज स्टूडेंट वी लर्न अ लॉट फ्रॉम द लाइब्रेरी। वी टेक होम द बुक्स दैट we want and after reading them we return them. My school library has lovely collection of writing spanning and genres, the crime fiction, poetry and about so many beautiful things from books. Every week I yearly wait for the library class to gain a new understanding of the world and enrich my knowledge and skills. इस प्रकार से एक हमारा आर्टिकल खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो दूसरा आर्टिकल स्टार्ट होता है कि रीड द नोट्स गिवन बिलो एंड राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स। गेम्स पर इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स के बारे में लिखना है। तो देख लीजिए यहाँ पर इट इज राइटली सेड द हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन द हेल्दी बॉडी। गेम्स आर द की फॉर
keeping our body healthy. Through games, one undertakes physical exercise which helps in the whole development of a child. If there are no games for the children and don't play, their mind get dull. उसके बाद सो गेम्स हेल्प देम टू कीप देयर बॉडीज हेल्दी इन द गेम्स इंश्योर गुड हेल्थ. उसके बाद दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन द सेंस दैट द चिल्ड्रन गेट्स एग्जॉस्टेड आफ्टर स्टडी. गेम्स एंड स्पोर्ट्स रिप्लेस इन द बॉडी एंड माइंड्स इन द वे द गेदर मोर एनर्जी एंड टू डू देयर स्टडी. सो गेम्स आर द इम्पॉर्टेंट. दे ऑल्सो डेवलप लीडरशिप quality and we learn the support others. Therefore games should be made compulsory of each child. उसके बाद देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ गेम पर हो गया. अब एक आर्टिकल राइटिंग आता है स्कूल साइंस जो लेबोरेटरी है उसकी इंपॉर्टेंस पर देख लीजिए. अब इसको कैसे लिखेंगे. लेबोरेटरी इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ रिलेवेंट एंड इसेंशियल पार्ट सो फार एज द टीचिंग ऑफ साइंस एंड कंप्यूटर इज कॉन्कॉर्ड. एवरी स्कूल हैज़ लेबोरेटरीज वेयर स्टूडेंट्स कैन परफॉर्म रिसर्चेज experiments so even learn new things. This helps students to remember the study in a better way by conducting their own experiment. A laboratory is not a contest where object is get the right answer. School labs are a great place for students which helps them enhance their learning and by understanding the theoretical concept of science which are thought through in classroom. Laboratory are a must but the keep it safe and will maintained well as will let a child have a better learning experience in the school labs. ये हमारा हो गया जो है रिपोर्ट राइटिंग. अब देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम जो कि हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा आता है 3 नंबर में. तो देखिए इसमें लिखेंगे द वे एक रोज सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री. पोएट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट. इसको याद कर लीजिएगा. उसके बाद सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर some say in ice from what I have tasted of desire I hold with those who favor fire. ये भी आपको याद कर लेना है. उसके बाद the fool comes on a little cat feet it sits looking hover and city on a silent haunches and then moves on. यहाँ पर देख लीजिए पोएट कार्ल सैंडबर्ग हैं. इस प्रकार से अब उसके बाद यहाँ पर सेंट्रल आइडिया आता है. देख लीजिए डस्ट ऑफ स्नो से सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है. तो कैसे लिखेंगे कि Dust of Snow is a beautiful poem written by Robert Frost. The poem expresses the significance of small things in changing one's mood. The poet has mentioned crow and hemlock tree in this poem. The way a crow shakes the dust of snow on the poet inspires and gives him an idea to shake off dispirited thoughts, become cheerful and do something useful. देख लीजिए यहाँ पर पोएट है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट. उसके बाद जो है फायर एंड आइस से द पोएम फायर एंड आइस इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. द पोएट इक्वेट्स फायर with desire and ice with hatred. Both of these are growing with enormous speed. If you don't check them from growing, the world will perish. So we must retain our desire and love our fellow beings. देख लीजिए पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट. अगला यहाँ पर देख लीजिए द टाइगर इन द जू. तो इसमें लिखेंगे द पोएम ए टाइगर इन द जू इज composed by Leslie Norris. The poet want to convey that the cruel to keep the wild animals in a small cell of zoo away from their natural habitat. They feel angry, helpless, unhappy and remember their life and environment in the forest. यहाँ पर देखिए अगला है द ट्री. In this poem, the poet adeniries show the conflict between man and nature. उसके बाद there are a message is given by her that a few trees in our homes cannot be called nature. The real nature is outside in the jungle or on the mountains that man already damaged a lot. It is almost irreparable loss. ठीक है ना. उसके बाद यहाँ पर देखिए द ट्री खत्म हो गया. अब यहाँ पर अब आपका आता है ग्रामर वाले पोर्शन से पैसिव वॉइस, और जो कि केवल और केवल आप प्रैक्टिस इससे करिएगा अच्छे से, और अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो इसमें से कुछ ना कुछ जरूर टकरा जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आई नो हिम वेरी वेल, इसको कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ही इज़ नोन वेरी वेल टू मी। अब द बॉय कॉल्ड हिम अ हीरो, तो इसको करेंगे ही वाज कॉल्ड अ हीरो बाय द बॉयज। तुलसीदास हैज़ रिटन द रामचरितमानस, तो इसको करेंगे तो द रामचरितमानस हैज़ बीन रिटन बाय तुलसीदास। उसके बाद द टीचर पनिश्ड द नॉटी बॉय, तो इसको करेंगे तो क्या होगा द नॉटी बॉय वाज पनिश्ड बाय द टीचर। उसके बाद देखिए द हंटर शॉट द टाइगर, तो द हंटर वाज शॉट बाय द टाइगर वाज शॉट बाय द हंटर। माय क्लॉथ आर वॉश्ड बाय वाशरमैन, तो वाशरमैन वॉशेस माय क्लॉथ। उसके बाद ही रीड्स अ न्यू बुक, तो वन न्यू बुक इज रीड बाय हिम। बाय whom were you beaten, तो who beat you। एवरीबॉडी नोज हिम, तो ही इज नोन टू एवरीबॉडी। देख लीजिए इस प्रकार से
अब उसके बाद देखिए नरेशन से, द टीचर सेड टू गीता डू नॉट वेस्ट योर प्रीसियस टाइम इन गोसिप। तो द टीचर एडवाइस गीता नॉट वेस्ट योर प्रीसियस टाइम इन गोसिप, क्योंकि ये सार्वभौमिक सत्य है तो इसको चेंज नहीं किया जाएगा। अनिल सेड टू हिज सिस्टर प्लीज पुट दिस पेपर ऑन टेबल। तो अनिल रिक्वेस्टेड हिज टीचर टू पुट दोज पेपर्स ऑन हिज टेबल। उसके बाद द फादर सेड टू डॉटर वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी इन दिस वे। तो देखिए यहाँ पर द फादर आस्क हिज डॉटर वाई शी वाज disturbing him in that way. Mohan said to Seema, please help me. तो मोहन requested Seema to help him. देखिए the teacher said honesty is the best policy. The teacher said that honesty is the best policy. The student said to the teacher, sir, can we take a break? तो the student requested the teacher they could take a break. अब देखिए यहाँ पर ट्रांसलेशन में फॉर प्रैक्टिस ओनली है कि भारत एक प्राचीन देश है, इसकी संस्कृति बड़ी समृद्ध है, इसकी छाप अनेक देशों में देखी जा सकती है। यह देश अपने मेलों, मंदिरों, साधुओं और त्योहारों के लिए जाना जाता है। हमें इसे प्रदूषण रहित बनाना चाहिए। ट्रांसलेशन इसका कैसे करेंगे? इंडिया इज एन एंशिएंट कंट्री, इट्स कल्चर इज़ वेरी रिच, इट्स इम्प्रिंट कैन बी सीन इन मेनी कंट्रीज। दिस कंट्री इज नोन फॉर इट्स फेयर्स, टेम्पल्स, सेंट्स एंड फेस्टिवल्स। वी शुड टेक इट्स पॉपुलेशन फ्री। अब चलिए यहाँ पर ईश्वर ने हमारे लिए चांद बनाया है, उसने सूर्य बनाया है, आदमी घर बनाता है, आदमी ने कंप्यूटर तथा परमाणु बम बनाया है, परंतु आदमी एक भी फूल नहीं बना सकता। मैं ईश्वर की पूजा करनी चाहिए हमें। तो देखिए यहाँ पर गॉड मेड द मून फॉर अस, He has made the sun, man makes houses, man has made computer and atomic bomb, but man cannot makes a flower. We should worship God. हमें गॉड की पूजा करनी चाहिए। देखिए अब अगला यहाँ पर टॉपिक देख लीजिए क्या है कि किसी जंगल में एक शेर आता था। एक बार वह एक पिंजरे में फंस गया। उसने बड़ा प्रयास किया किंतु पिंजरे से नहीं निकल पाया। उधर से एक दयालु ब्राह्मण निकला। शेर की प्रार्थना पर उसने पिंजरे का दरवाजा खोलकर उसे मुक्त कर दिया। तो इन अ जंगल देयर लिव्ड लायन, वंस ही वाज कॉच इन अ केज, ही ट्राइड मच बट ही कुड नॉट गेट आउट ऑफ इट। ए काइंड ब्राह्मण पास्ड बाय, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द लायन ही ओपन द डोर ऑफ केज एंड फ्रीड हिम। उसके बाद देखिए वसंत ऋतु बड़ी सुहावनी होती है। इस ऋतु में न अधिक गर्मी न अधिक ठंडक होती है। पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं और नई कोकिलें पुनः निकल आती हैं। वन एवं बाग आकर्षक लगने लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर द स्प्रिंग सीजन इज़ वेरी प्लीजेंट इन दिस सीजन वेयर इज़ नाइदर मच हॉट और नॉट मच कोल्ड। द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री, न्यू शूट्स कम आउट, फॉरेस्ट एंड गार्डन लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। इस प्रकार से अब देखिए यहाँ पर पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और आपने ये देख लिया, ट्रांसलेशन देख लिया। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, आपको बताएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। कैसे क्वेश्चन आंसर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है देखिए। हु वाज लेंचो, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। तो लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल्स। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यही नहीं कि यही आएगा, लेकिन इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये पूछा जाता है मतलब बेसिक जानकारी के लिए। व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर, व्हाई डिड लेंचो बिकम एंग्री। तो लेंचो रिसीव द लेटर ऑन द फॉलोइंग Sunday when he went to the post office he became angry because he received only 70 pesos instead of 100. उसके बाद देखिए how did the postmaster collect money for Lencho. तो the postmaster collect some money from his employees. He himself gave a part of his salary. He also made several of the friends and contribute for the noble cause. आप देखिए यहाँ पर लॉन्ग आंसर में गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। भोली का कैरेक्टर स्केच आपसे पूछा जाता है। तो सॉरी लेंचो का ही कैरेक्टर स्केच, भोली का तो अभी बाद में आएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, लेंचो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ए लेटर टू गॉड। इसमें लिखेंगे ए पुअर मैन। लेंचो वाज ए पुअर फार्मर बट वन ईयर हिज क्रॉप वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय हेल स्टोन्स। नो बडी हेल्प हिम, ही वाज हेल्पलेस एंड सैड। फर्म फेथ इन गॉड। लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। ही बिलीव्ड दैट गॉड वुड हेल्प हिम इन माइजरी। ही वुड नॉट लेट हिम डाई इन हंगर। अब देखिए यहाँ पर अगला सिंपल एंड इनोसेंट। लेंचो वाज वेरी सिंपल एंड इनोसेंट। ही रोट अ लेटर टू गॉड एंड रिक्वेस्टेड टू सेंड हिम 100 pesos। देखिए ही बिलीव्ड दैट गॉड हेल्प्ड हिम। अब देखिए यहाँ पर अगला, यहाँ पर लॉन्ग आंसर के बाद क्या आएगा देखिए। व्हाट ट्विन ऑब्लाइजेशन डज मेंडेला मेंशन। तो इसमें देखिए
कि मेंडेला मेंशन दैट एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लाइजेशन, वन इज टुवर्ड्स हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रेन, एंड अनदर ऑब्लाइजेशन इज टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। अब देखिए, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन अकॉर्डिंग टू मेंडेला ओपिनियन। तो मेंडेला थिंक्स दैट द ग्रेटेस्ट एंड द रियल वेल्थ ऑफ ए नेशन इज इट्स पीपल, दे आर फाइनर एंड ट्रूअर देन द पुअरेस्ट डायमंड्स। अब इसके बाद देखिए, प्योरेस्ट डायमंड्स के समान है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर लॉन्ग आंसर में कि व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल। तो देखिए, नेल्सन मंडेला सेक्रीफाइड हिज लाइफ फॉर ऑफ कंफर्ट, फैमिली एंड होम एंड प्लंग इनटू द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ही बिलीव्स इन इक्वालिटी फॉर ऑल, ही अपोज्ड द रूल। उसके बाद देखिए, ऑफ अपार्थिड for which he was declared an outlook, and he was oppressed and tortured in jail for several years, but he never broke. Describe about Anne Frank early education. तो एनी फ्रैंक was a bright and intelligent student. Her earliest education was in the Montessori Lyceum in the Amsterdam. After that, she was enrolled in a school in Netherlands, but soon when Hitler restricted Jews from all activities, Anne Frank had to go to a Jewish lyceum. अब देखिए, what is Coorg famous for? तो Coorg is famous for its coffee estates and evergreen rainforest and spices. Its 30% area is covered with the evergreen rainforest. The people of Coorg are independent and brave. What does the conductor call Wally madam? Why conductor क्यों वैली को मैडम कहा था? तो वैली is trying to behave more mature than her age. He is trying to look overconfident and smart. The conductor is amused at her behavior and in an effort to tease her calls her madam. What was Wally's deepest desire? तो Wally's deepest desire was that she want to ride the bus at least one time. Because of his desire, she gives up all other desires so that she could collect up some money to ride in a bus. अब चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि what does the bus conductor call Wally as a madam? Explain with example. So the conductor calls Wally madam because of her confidence. When she was trying to board in the bus, the conductor stretched his hand to help her, but Wally did not take his help, and said that she can get on the bus for herself. She tried to behave like a mature lady. Therefore, the conductor tried to crack a light-hearted joke by addressing all madam. उसके बाद देखिए यहाँ पे एज है, ठीक, एज मैडम. वाई वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी. तो द ओनली वे टू सेव ट्रिकी टू गिव हिम अवे from food, and when Harriet was about to take him to the surgery for treatment, Mr. Pumphrey started wailing. आप देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है. हरी सिंह का कैरेक्टर स्केच. हरी सिंह वाज ए स्मॉल टाइम थीप. हरी सिंह वाज not his actual name. He kept changing names so that the police could not get hold of him. He was a liar as well, because he even lied to Anil that he could cook. His main job was to be friends with people and then deceive them and rob them and run away. उसके बाद who was Griffin? What had he discovered? तो Griffin was a scientist. He made some experiment to show that the human body could be made transparent. At last he discovered a rare drug. He took his drug and his body became transparent as the sheet of glass. उसके बाद देखिए why was Sulekha started stammering? तो Sulekha was a baby when she leapt down from a cat. उसके बाद her brain was damaged. She could not speak till the age of 5 years. She was mentally slow and lacked confidence. That is why she started stammering. अब आपको बता दें कि इसका मैं ये पार्ट 1 था. पार्ट 1 में मैंने हिंदी और इंग्लिश ख़त्म कर दिया. पार्ट 2 में मैं लाऊंगा तो जो है साइंस और यहाँ पर क्या साइंस और सोशल साइंस, साइंस सोशल साइंस और मैथ, ये तीनों ख़त्म कर दूंगा क्योंकि ये आसान है. हिंदी सबसे ज़्यादा लॉन्ग थी क्योंकि हिंदी में ज़्यादा सिलेबस है, हिंदी इंग्लिश में, और इसमें बहुत ज़्यादा आसान है. इसको आसानी से आप क्लियर कर ले जाओगे. तो अगला वीडियो देखिएगा मतलब अच्छे से. और हाँ, हमारे कोर्स को अगर आप चाहो तो बाई कर सकते हो. देख लीजिए पूरे किताब का PDF यहाँ पर मिलेगा मॉडल पेपर के साथ.
तक फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पर और इस कोर्स को खरीद लीजिएगा। जल्दी से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।